प्रधानमंत्री के पास एक कहने की बात होती है, जो मनपसंद पत्रकारों के साथ जो इंटरव्यू जो होता है, केवल उन मनपसंद पत्रकारों के साथ मनपसंद इंटरव्यू, जो मनपसंद सवाल पूछने वाले, उसे अगर बंद कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। यह व्यक्ति भयानक रूप से अहंकारी हैं। इनको लगता है और ये मानते हैं, और जो सच भी है, कि इनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे लोगों से इनका काम चल जाता है जो पूछते हैं कि आपने आम कितना खाया, कैसे खाया, आप में फ़कीरी है, इत्यादि इत्यादि। इनसे काम चल जाता है, ज़रूरत ही नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण है, उनका भी मीडिया के साथ बहुत ही तल्ख रिश्ता है, बहुत ही कड़वा रिश्ता है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करते। वो सवालों को उनको लेते हैं, भले उसके जवाब में वो गाली दें उनको, बदले में उनको वो दो चार उल्टी सीधी बातें कहें, अब्यूज़ करें, बदले में पत्रकार उनसे कुछ करें जवाब सवाब, ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ मोदी के मामले में ये दिखता है कि वो पूरी तरह से कट ऑफ है। भाई, जब हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप कौन हो पूछने वाले? भाई, हम नहीं पूछते हैं। इतनी मीडिया है, बड़े बड़े संस्थान हैं, हजारों की तादाद में, हमने छोड़ दिया, हमने सवाल ही नहीं पूछा। अब तुम चिल्ला के पूछ रहे हो हमारे प्रधानमंत्री से। भाई देखिए, हम भारतीय ना, मुझे तो पसंद नहीं आई बात, हम नहीं पूछ रहे, हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं। एनडीटीवी उनसे पूछता है आपने भारत के बारे में क्या पढ़ा है, आप कितना जानते हैं। उनका अब जनरल नॉलेज टेस्ट हो गया। मतलब उन्हें क्या जरूरत है आखिर? मुझे पहले बता देते कि यहाँ जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा तो मैं तैयारी करके आती, दो चार किताबें पढ़ आती। अतुल, चीजें बदलेंगी, सरकार बदलेगी भी तो भी अब यही मॉडल चलेगा। कोई भी सरकार आएगी, कोई भी नेता आएगा, उसे लगेगा कि यही ठीक है यार, इसलिए कि सवाल हमेशा असहज करता है, चाहे वो किसी का भी सवाल हो। एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी करके, और इसने हाल फिलहाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोअर हो गए। ट्विटर पर इसके अकाउंट को सरकार ने ब्लॉक करवा दिया है। ऊपरी तौर पर प्रथम दृष्टया यह आक्रोश का सूचक है कि ढेर सारी जनता जो छटपटा रही है, उसने झटके से कोई सहारा मिला, वो उस पर लैच ऑन टू कर गई है। लेकिन ये आक्रोश कितना स्थायी है, कितना सुसंगत है, कितना वाजिब है और कितना दूरदर्शी है, इस पर मुझे संदेह है। इसमें आप देखेंगे कि वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अभी अभी अपना डीपी बदला है। इसके पहले उनकी डीपी आप चेक करेंगे ना, थोड़ा सा करने वाले कर रहे होंगे। तो मैं भी चौकीदार टाइप था। हाँ, चौकीदार चोर है। इसी में अभी अभी उसने अपना पीला गमछा उतार करके जनसुराज वाला अब ये पहन लिया। अभी अभी उसने आम आदमी पार्टी वाली टोपी वाला डीपी उतार। बड़ा आसान है। ऑनलाइन से सरकार डर जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन भी एक नैरेटिव बनाता है और जो कि बहुत ही सशक्त नैरेटिव है, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार काम करेगी, वो करती भी है। लेकिन उससे चुनाव में कितनी पलटी मारी जाएगी, इसको लेकर हमें बहुत अधिक आशान्वित नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं अतुल चौरसिया। आपका खर्चा आपकी चर्चा, हफ्ता दर हफ्ता हम एक बार फिर से लेकर आए हैं न्यूज़ लॉन्ड्री का हिंदी पॉडकास्ट एनएल चर्चा में आज हमारे साथ एक खूबसूरत मेहमानों का पैनल है। उनसे मैं आप लोगों का परिचय करवा दूं जल्दी, और उसके बाद जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं वो हमारे साथी विवेक आपको विकास बताएंगे। लेकिन और भी एक दो ज़रूरी चीज़ें हैं जो मैं आपको साझा करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मेरे साथ दो जो मेहमान जुड़े हैं आज, उनसे मैं आपका परिचय कराऊँ। हमारे साथ जर्नलिस्ट हैं, लॉयर हैं, ऑथर हैं प्रभाकर मिश्रा। आपने एक किताब भी लिखी, एक रुका हुआ फैसला, अयोध्या विवाद के आखिरी 40 दिन, और इसके अलावा किसान बनाम सरकार, आंदोलन की कहानियाँ, देहरी का ताला, अंतर मन की आवाज़, ये सारी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं। तो मतलब लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखने वाले पत्रकारों का आज यहाँ पर जमावड़ा है। और इसके अलावा बहुत बहुत स्वागत प्रभाकर आपका चर्चा में। थैंक यू। और इसी तरह मेरे साथ एक और साथी आशुतोष को आपने पहले भी चर्चा में सुना है, आशुतोष भारद्वाज हैं। आशुतोष ने कई सारे मीडिया संस्थानों में काम किया है, द वायर हिंदी के एडिटर रहे हैं। इसके अलावा इन्होंने नक्सल आंदोलन, जो कि इस समय कहा जा रहा है कि माओवाद देश से ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने के मुहाने पर है, गृह मंत्री ने ऐलान कर दिया है कि माओवाद अब कम से कम कह सकते हैं हम कि इस देश से ख़त्म हो चुका है। कितना ख़त्म हुआ है नहीं, उस पर लंबा चौड़ा काम करने वाले आशुतोष की एक किताब है, द डेथ स्क्रिप्ट, ड्रीम्स एंड डिल्यूजन्स इन नक्सल कंट्री। आशुतोष, थोड़ा सा अगर हम पीछे जाएं, आपने उस दौर को देखा है, आपने उस दौर में कवर किया है जब ये कहा जाता था कि अपने पीक पे था माओवादी आंदोलन इस देश में,
और वहाँ से अब तक का जो सफ़र, और बीच में एक ऐसा पीरियड आया लगातार उसमें गिरावट, और अब ये दावा किया जा रहा है बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस बीच में, बहुत सारे सरेंडर हमने देखे, बहुत सारे किलिंग्स देखी। इस सब के बाद अब ये कहा जा रहा है कि माओवाद ख़त्म हो चुका है इस देश में। कितना हम इस पर यकीन मान लें कि ये अब इस देश में नक्सलवाद या माओवाद नहीं बचा है, और इसके अलावा वो जो इश्यूज़ थे जिनकी वजह से आदिवासियों ने हथियार उठाए थे एक इलाके में, एक बड़े इलाके में, वो इश्यूज़ क्या जस के तस हैं या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं, कहीं सुलग रहे हैं, या फिर वो ख़त्म हो चुके हैं? कैसे ये सारा कुछ हुआ है? थोड़ा सा आप अगर इसको ट्रैक कर रहे हो, अभी भी इंटरेस्ट हो बचा। आपके प्रश्न के 2 या 3 पहलू हैं। हाँ, मैं अलग अलग खोल के बताता हूँ। राइट। पहली बात यह है कि क्या नक्सलवाद उर्फ माओवाद ख़त्म हो चुका है। देखिए, एक विचारधारा है, तो बेहतर होगा हम ये कहें क्या जो इस विचारधारा में विश्वास रखते थे, हथियार उठाते थे, क्या वे नहीं रहे। तो यह तथ्यात्मक रूप से लगभग ठीक है। और इसकी वजह क्या है, मैं कई सालों से कहता आ रहा हूँ, कोई भी भूमिगत आंदोलन, गुरिल्ला आंदोलन, वह ओवरग्राउंड सपोर्ट के बगैर नहीं चल सकता है। अंडरग्राउंड आंदोलन ओवरग्राउंड पॉलिटिकल, फिलोसॉफिकल, लीगल सपोर्ट के बगैर नहीं चल पाएगा। ये जो ओवरग्राउंड सपोर्ट है, ये ऐसा नहीं है कि ये वहाँ जाके जंगल में लड़ेंगे जाकर, नहीं, ये लेकिन ये उस आंदोलन की, उस हिंसा के लिए एक राजनीतिक और वैचारिक और दार्शनिक आधार तैयार करते हैं, उसकी नैतिक व्याख्या करते हैं और उसे लेजिटिमेसी लगभग अनिवार्य बना देते हैं। तो ऐसे करने वाले लोग पिछले 10-12 सालों में मिटते गए हैं, बहुत कम होते गए हैं, एक वजह। दूसरी, इस आंदोलन की जो दार्शनिक राजनीतिक डिमांड थी, मांग थी, उसके जो आधार थे, उस पर भरोसा करने वाले लोग भी कम हो गए हैं। यानी कि वे लोग जो कहें कि देश की संसाधन पर राज्य सबसे पहला अधिकार सबसे पिछड़े का है, जो गांधी का तलिस्मान है, वो भी नहीं रहा है, क्योंकि अब हमारे अधिकार नहीं है, अब हम लाभार्थी हैं, अब हम नागरिक नहीं रहे हैं। तो कॉकरोच भी हैं, कॉकरोच तो है ही, आएंगे हम, तो लाभार्थी ही कॉकरोच हो सकता है। तो हमारे, तो इस तरह से वे लोग नहीं रहे जो इस आंदोलन को आगे ले जा सकते थे। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या वे मुद्दे मिट गए हैं? एकदम नहीं मिटे हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। गढ़चिरौली एक समय नक्सलवाद का बड़ा गढ़ हुआ करता था। वहाँ से आज की तारीख में उस जंगल को उनके कब्जे से मुक्त करा लिया गया, यह तथ्य है। वहाँ कौन आ गया है उसके बाद? अब मैंने जो वायर में था, मैंने तो इन्वेस्टिगेटिव खबरें की थी, वहाँ लॉयड स्टील्स आ गया है। जो आदिवासी का जंगल हुआ करता था, वहाँ से अब लॉयड कंपनी उसी ज़मीन से अब लोहे की उगाही कर रही है, लोहा खनिज को निकाल के ले जा रही है। और इसके पीछे कौन है? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। आप जाकर देखें, विज्ञापन, फ्रंट पेज पे विज्ञापन आते हैं अखबारों के, जहां देवेंद्र फडणवीस, जहां लॉयड स्टील के विज्ञापन आते हैं, जो कि देवेंद्र फडणवीस को बधाई देते हैं, हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें यहाँ काम करने का इत्यादि मौका दिया। तो उस जंगल के खाली हो जाने के बाद क्या आदिवासी को अधिकार मिले? नहीं। आदिवासी को बेदखल करने की अब नई प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, जंगल भले ही खाली हो गया, बस्तर में जाकर अमित शाह कहते हैं कि मैंने मुक्त करा दिया, लेकिन आदिवासी सवाल का क्या होगा? बिल्कुल ठीक। एक सवाल इसमें आशुतोष, आपने कहा कि वो विचारधारा भी खत्म हो गई, वो मानने वाले लोग, विचारधारा वो मानने वाले रखने वाले, ये खुद ब खुद खत्म हुई या ऐसी परिस्थितियां क्रिएट हुई या बनाई गई? ये कैसे हुआ? देखिए, ये पिछले 12-13 साल का सामाजिक आर्थिक इतिहास अगर देखें तो उससे यह आपको पता चलेगा परिस्थिति कैसे बनी है। मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आप सभी जानते हैं कि 16-17 से लेकर 25-26 तक की उम्र जो होती है वो कुछ कर गुजरने की होती है। हम सभी पागल रहे हैं, हम कुछ भी कर जाएंगे उस उम्र में, रिबेलियस, हाँ, भयानक रूप से। वह जो उन्माद है हमारा, अब वो रीट्वीट पर आ गया है। हमें लगता है कि हमने बतौर नागरिक अपनी जो विद्रोही जो दायित्व थे हमारे, वो निर्वाह कर लिए। तो आएगा कहाँ से वो? तो जो रिक्रूटमेंट भर्तियां होती थी नक्सल आंदोलन में, जो जादवपुर यूनिवर्सिटी से या दिल्ली से, यहाँ वहाँ से, आपको याद होगा 70 के दशक में नारा चलता था दिल्ली में कि अमोर बाड़ी तुम्हार बाड़ी नक्सल बाड़ी। तो वो कहाँ से आएंगे? वो युवक नहीं रहे, वो युवतियाँ नहीं रहीं। ठीक बात।
तो ये हमारी बातचीत का एक शुरुआती बिंदु था जहाँ से हमने इस बातचीत को खोलने की शुरुआत की है। आगे और अभी लंबी बातचीत है, लेकिन उससे पहले कुछ छोटे छोटे जो इसके वो होते हैं, जो प्रक्रियाएं हैं जिसको कहते हैं कर्मकांड, वो पूरे कर लिए जाएं। तो उस कर्मकांड का एक हिस्सा है कि मुझे आप लोगों से एक दो छोटी छोटी अपीलें करनी हैं। और वो अपील ये है कि न्यूज़ लॉन्ड्री, हमेशा कहते हैं हम कि पत्रकारिता को अगर आपको बचाए रखना है इस देश में, पब्लिक इंटरेस्ट जर्नलिज्म को ज़िंदा रखना है, तो आप कम से कम ऐसे मीडिया संस्थानों को ज़रूर मदद करें जो विज्ञापन से आज़ाद हों और कम से कम जिसमें आप लोगों की यानी सीधे उस जनता की भागीदारी हो जो जनता के लिए, जिस जनता के लिए पत्रकारिता जवाबदेह बनाती है सरकारों को। और वैसा ही एक प्रयास है न्यूज़ लॉन्ड्री कि हम किसी भी तरह के कॉरपोरेशन या फिर किसी भी तरह के सरकार के विज्ञापन से दूर रहकर पत्रकारिता का एक मंच खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमें आपके सब्सक्रिप्शन की ज़रूरत है। तो आपकी छोटी से छोटी 99 रुपये की, मेरे बगल में आपको एक QR कोड दिख रहा होगा, इसको आप स्कैन करें। 99 रुपये की छोटी रकम से शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सब्सक्रिप्शन के पन्ने पर जाएं, वहाँ पर और भी विकल्प हैं अलग अलग रकम के। जो भी आपको लगे कि आप इसके ज़रिए भारत की पत्रकारिता में योगदान कर सकते हैं, न्यूज़ लॉन्ड्री को मदद कर सकते हैं, और आपको ये भरोसा है कि किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए एक मजबूत स्वस्थ मीडिया का होना ज़रूरी है, तो हमारी मदद करें ताकि न्यूज़ लॉन्ड्री का सफ़र, विज्ञापन फ्री मीडिया का, पत्रकारिता का सफ़र यूँ ही चलता रहे। और हम लोग इस समय, आप लोगों को पता है कि इस महीने की शुरुआत में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे था, तो न्यूज़ लॉन्ड्री ने तय किया कि इस पूरे महीने को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मंथ के रूप में मनाएंगे हम, और वो सिलसिला चल रहा है। और न्यूज़ लॉन्ड्री के तमाम सब्सक्रिप्शन का इस बीच में आप इस पर लाभ उठा सकते हैं इस ऑफ़र के तहत। और इसके अलावा एक दो चीज़ें और ध्यान रखें कि जब हम न्यूज़ लॉन्ड्री में सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, ख़ासकर हमारे जो बहुत सारे वीडियो शोज़ हैं, तो लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि हम अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की बात कर रहे हैं। हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि एक ऐसा मीडिया संस्थान जहां पर आप थोड़ा पैसे खर्च करें। सिर्फ वीडियो के लिए यूट्यूब चैनल सब्सक्रिप्शन करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा मकसद है कि थोड़ा थोड़ा आप खर्च करेंगे तो सरकारों से, कॉरपोरेशन के चंगुल से पत्रकारिता आज़ाद होगी। और फिर जिन खबरों को लेकर, मीडिया को लेकर आपकी जो शिकायतें हैं कि मीडिया आपकी बात नहीं करता या बहुत सारी चीज़ें ऐसे करता है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है, जनहित का काम नहीं है, उससे भी मीडिया बचा रहेगा। तो ये छोटा छोटा काम करें। विकास, जो इस हफ्ते की बड़ी सुर्खियां हैं वो आप पहले पढ़ दें जल्दी जल्दी, और फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पहले सर मैं बीते हफ्ते की सुर्खी से शुरुआत कर लेता हूं। जब हम चर्चा कर रहे थे तब वो आई थी दरअसल हम, तो बीते हफ्ते चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट में खुली सुनवाई के दौरान कहा कि समाज में पहले से ही ऐसे परजीवी मौजूद हैं जो व्यवस्था पर हमला करते हैं। क्या आप भी उनके साथ जुड़ना चाहते हैं? कुछ युवा ऐसे हैं जो रोज़गार नहीं मिलता, तो पेशे में उनको जगह नहीं मिलती, तो वो मीडिया में चले जाते हैं या RTI एक्टिविस्ट बन जाते हैं। उनके इस बयान के बाद से अब तक देश में व्यंग्यात्मक राजनीतिक अभियान कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसका उदय देखने को मिला है। अमेरिका की बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन की पढ़ाई करने वाले 30 वर्षीय युवक अभिजीत दीपके जो है इन दिनों इस अभियान का बड़ा चेहरा बन गए हैं। वो इसके संस्थापक भी हैं, और सोशल मीडिया पर इस अभियान से हम देख रहे हैं कि हर दिन हज़ारों लोग जुड़ रहे हैं। अगली हमारी सुर्खी भारत अफ्रीका फोरम समिट का चौथा संस्करण, जो 28 से 31 मई तक दिल्ली में होना था, वो इबोला संकट के चलते स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला कांगो और युगांडा में फैले इबोला संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। शिखर सम्मेलन भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाता है। इसके अलावा इबोला वायरस को देखते हुए भारत ने जो 1 जून से नई दिल्ली में आयोजित होने वाला इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन है वो भी स्थगित कर दिया है। अगली हमारी सुर्खी दिल्ली से है। दिल्ली में यूट्यूबर गुलशन को अदालत ने अवमानना के मामले में 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने माना कि पाहुजा ने अपने वीडियो और अदालत में दलीलों के दौरान न्यायपालिका पर आपत्तिजनक और निंदात्मक टिप्पणियां की। अदालत ने कहा कि पाहुजा ने भारतीय न्याय व्यवस्था की तुलना तानाशाही से की और कहा कि अदालतों की मनमर्जी बढ़ती जा रही है और मैं कोई न्याय की उम्मीद नहीं कर रहा। कोर्ट ने इन टिप्पणियों को न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला माना और अपराध की श्रेणी में रखा। इसके अलावा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पर दिल्ली NCR में ट्रांसपोर्टर जो है 21 मई से 3 दिन की हड़ताल पर हैं। ये विरोध कमर्शियल वाहनों पर लगने वाले पर्यावरण क्षतिपूर्ति उपकर यानी जो एनवायरमेंटल कंपनसेशन सेस है उसको बढ़ाए जाने और पुराने वाहनों के राजधानी में प्रवेश पर प्रस्तावित जो प्रतिबंध उसके खिलाफ किया जा रहा है।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि दिल्ली एनसीआर के 68 से ज़्यादा अधिक ट्रांसपोर्ट यूनियनों ने हड़ताल में शामिल होने का फैसला लिया है। अगली हमारी सुर्खी मध्य प्रदेश से है। यहाँ भोजशाला में बीते मंगलवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये पहली बार था कि जब 15 मई को हाईकोर्ट द्वारा भोजशाला को मंदिर और विद्या केंद्र घोषित किए जाने के बाद वहाँ इतनी भीड़ जुटी। अदालत के इस फैसले ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस पुराने नियम को पलट दिया जिसमें हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए अलग अलग प्रार्थना दिवस तय किए गए थे। इसके अलावा मध्य प्रदेश से ही अगली हमारी सुर्खी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुई त्विषा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। भोपाल की एक अदालत ने बुधवार 20 मई को त्विषा शर्मा के शव को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए ताकि उसे डीकम्पोज होने से बचाया जा सके। वहीं आज खबर है कि इस मामले में त्विषा के पति मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को आत्मसमर्पण करने की इच्छा जता रहे हैं। अगली हमारी सुर्खी कलकत्ता से है। कलकत्ता में बकरीद से पहले हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। उन्होंने बकरीद पर होने वाली पशु बलि पर बैन लगाने की पश्चिम बंगाल के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी त्यौहार का हिस्सा नहीं है। राज्य को अन्य पशुओं की कुर्बानी के लिए छूट पर विचार करने का निर्देश भी दिया है। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि गाय की कुर्बानी किसी भी धार्मिक परंपरा या त्यौहार का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। और आखिरी हमारी सुर्खी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में अपने 5 देशों की यात्रा पूरी की। इस दौरान वे यूएई, स्वीडन, नॉर्वे, नीदरलैंड और इटली जैसे देशों में पहुंचे। इटली दौरे के दौरान प्रधानमंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को मेलोडी टॉफ़ी का पैकेट भेंट किया। दोनों नेताओं की दोस्ती का सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। और इसके अलावा इसी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जब नॉर्वे पहुंचे तो वहां एक पत्रकार ने पूछा कि वे पत्रकारों के सवाल क्यों नहीं लेते। ये सवाल प्रधानमंत्री से उस समय पूछा गया जब वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरे से संयुक्त बयान पढ़ने के बाद हॉल से निकल रहे थे। नॉर्वेजियन पत्रकार हेला लिंग ने उनसे ऊंची आवाज़ में पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी जी, आप दुनिया की सबसे स्वतंत्र प्रेस के सवाल क्यों नहीं लेते। हालांकि ये साफ नहीं है कि मोदी ने सवाल सुना या नहीं, लेकिन वे बिना रुके जो है कमरे से बाहर निकल गए। तो ये इस हफ्ते की सुर्खियाँ। थैंक यू विकास। तो ये महत्वपूर्ण जो सुर्खियाँ इस हफ्ते बड़ी खबरें थी वो थी। अब इस चर्चा को शुरुआत में मेरे ख्याल से सबसे पहला जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही, जिस पर सबसे ज़्यादा बातचीत हुई है और जिसने सबसे ज़्यादा हम कहें कि आईबॉल्स बटोरे हैं, वो है नॉर्वे की जर्नलिस्ट ने जो प्रधानमंत्री के सवालों और प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर उनको घेरा और उसके बाद उस पर जो बहस शुरू हुई उसको लेकर काफ़ी बातचीत हुई है। जैसा कि विकास ने बताया, हाले लिंक करके नॉर्वे के एक पत्रकार हैं। उन्होंने जब नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट जारी हुआ, उसके बाद उन्होंने हॉल में तेज़ आवाज़ लगाई और उन्होंने कहा कि आप सवाल क्यों नहीं लेते। सबको पता है और ये बात बहुत बार कही सुनी जा चुकी है। 12-13 साल हो गए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बने और इससे पहले भी वो बहुत लंबे समय से पब्लिक लाइफ में 2002 से वो गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं। तो एक लंबा उनका सार्वजनिक जीवन में सफ़र रहा है, लेकिन वो अब पत्रकारों से बातचीत नहीं करते। तो एक इस विषय पर भी बार बार बात होती है कि मीडिया को लेकर एक किस्म का उनके अंदर क्या कहेंगे, एक बड़ी कड़वाहट है और वो कड़वाहट पैदा हुई है गुजरात दंगों के दौरान मीडिया की कवरेज से, या जैसा वो चाहते थे। और वो समय समय पर इस बात को जताते रहे हैं कि भाई वहाँ पर जो कि एक पुराना उनका इंटरव्यू भी है जो बीबीसी के एक जर्नलिस्ट के साथ, वो कहते हैं कि उनको दुख है कि वो मीडिया को उस तरह से हैंडल नहीं कर पाए, वो उसमें उनका हाथ थोड़ा कमज़ोर या तंग रहा। तो केवल हम इसको इस नज़रिए से देखें कि एक व्यक्ति है जो मीडिया से जला हुआ है और इसलिए वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहता, या फिर सिर्फ वो उन जर्नलिस्टों से बात करता है जो प्लायबल हैं या जो अपने मन की बात सुनते कहते हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि उनके वो मीडिया के सवालों से भागते हों, डरते हों या उसका सामना नहीं कर पाते हों। एक पत्रकार के तौर पर प्रभाकर और आशुतोष, विकास, आप लोगों से मैं पहली शुरुआती टिप्पणी आना चाहता हूँ कि ये चीज़, क्योंकि अब आपकी कितनी भी बड़ी दिक्कत हो, जैसे हम देखते हैं हमारे सामने डोनाल्ड ट्रंप का उदाहरण है कि उनका भी मीडिया के साथ बहुत ही तल्ख रिश्ता है, बहुत ही कड़वा रिश्ता है, लेकिन फिर भी एक परंपरा के तौर पर एक डेमोक्रेसी के छोटे तत्व के रूप में मीडिया के साथ इंटरेक्शन को वो कभी पूरी तरह से कट ऑफ नहीं करते। वो
सवालों को उनको लेते हैं, भले उसके जवाब में वो गाली दें उनको, बदले में उनको वो 2-4 उल्टी सीधी बातें कहें, अब्यूज़ करें, बदले में पत्रकार उनसे कुछ करें जवाब सवाब, ये होता है। लेकिन हमारे यहाँ मोदी के मामले में ये दिखता है कि वो पूरी तरह से कट ऑफ है। और 12-13 साल आप एक पद पर पहुंच जाने के बाद ये उम्मीद की जाती है कि आपके व्यक्तिगत रिश्ते चाहे जैसे भी हों, लेकिन एक बड़ा कद होने के नाते, एक बड़े पद पर होने के नाते, एक बड़ा नेता होने के नाते, एक स्टेट्समैन के रूप में जब हम देखते हैं कि इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री जो हर साल रहा है, वो कुछ चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, या मीडिया जैसी चीज़ें, जिससे कि एक आगे परंपरा बने कि हाँ भाई सब कुछ अपनी जगह है, लेकिन कुछ चीज़ें परंपरा के तौर पर ये हमारे लोकतंत्र का अनिवार्य हिस्सा है, इसको हमें करना चाहिए। लेकिन वो चीज़ की वो परवाह ही नहीं करते। आशुतोष और प्रभाकर, सबसे पहले मैं आप लोगों का कमेंट जानना चाहता हूँ, आप लोग इसको कैसे रीड कर रहे हैं? क्योंकि इस पर ऐसे छोटे छोटे मौक़ों पर अलग अलग अवसरों पर बहुत बातें हुई हैं, लेकिन अब चूँकि फिर से चर्चा में है तो यहीं से हम शुरू करना चाह रहे हैं। देखिए, मैं इसको इस तरह नहीं देखूंगा कि वे मीडिया से जले हुए हैं। ऐसा कौन सा नेता है हिंदुस्तान में जिस पर मीडिया ने उनके कार्यकाल के दौरान अटैक नहीं किया? बिल्कुल ठीक बात। यूपीए के दौरान हमने मनमोहन सिंह पर, राहुल गांधी पर कितनी खबरें करते थे। मैं इसे ऐसे देखना चाहूँगा, ये दो तरह से यह व्यक्ति भयानक रूप से अहंकारी हैं। इनको लगता है और ये मानते हैं, और जो सच भी है, कि इनको मीडिया की ज़रूरत नहीं है। इनको ऐसे लोगों से इनका काम चल जाता है जो पूछते हैं कि आपने आम कितना खाया, कैसे खाया, आप में फ़कीरी है, इत्यादि इत्यादि। इनसे काम चल जाता है, ज़रूरत ही नहीं है। दूसरी बात क्या है, यह कायर भी हैं। कोई व्यक्ति कितना भी अहंकारी हो, एक ना एक समय पर किसी न किसी क्षण वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन जरूर करना चाहता है, और वह अपने विरोधी के घर में जाकर करना चाहता है। लेकिन ये कायर इंसान है, इसे मालूम है कि यह वहाँ नहीं कर पाएगा। इसे मालूम है जहाँ इसने ठीक ठाक पत्रकार हम जैसे एक बार अगर मिल गए ना, इसे मालूम है कि फिर वही घटना होगी जो करण थापर के साथ होती है कि पानी पिलाने का वो नौबत आ जाती है। मैं दो तरह से देखूंगा। और अपने समर्थन में मैं एक आशीष नंदी ने, आपको अगर याद हो, जो आशीष नंदी ने इनसे मुलाकात की थी, इंटरव्यू किया था बहुत पहले जो सेमिनार में छपा था, और ये तब की बात है जब राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान की बात है। बाबरी मस्जिद डेमोलिश नहीं हुई थी, लेकिन दर्शकों को याद दिलाऊंगा वो घटना क्या थी। आशीष नंदी मिले थे इनसे, उनके साथ एक स्कॉलर और थे। तब यह शख्सियत राजनीति में भी नहीं आए थे, संघ के एक छोटे से पदाधिकारी इत्यादि थे। बिल्कुल। आशीष नंदी ने मिलकर बाद में लिखा था उसमें कि जब मैं मिलकर आया मुझे लगा यह व्यक्ति टेक्स्ट बुक केस ऑफ अ क्लिनिकल फैसिस्ट, टेक्स्ट बुक केस ऑफ अ मास मर्डरर। आशीष नंदी लिख रहे हैं 2002 से कम 10-15 साल पहले की बात है ये। तो यह वह व्यक्ति है, अहंकारी भी हैं और कायर भी हैं, और ये दोनों मिलकर ये घटना का निर्माण करते हैं। आशुतोष की बात में एक बात, आशुतोष ने एक बात कही कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं, सवाल पूछे जाते हैं, सवाल जवाब दिए जाते थे। आपने मनमोहन सिंह का जिक्र किया, यूपीए के दौरान का जिक्र किया। दरअसल जब आप ये देख लिए कि जिनसे सवाल पूछे जाते थे, जो जवाब देते थे, उनका हश्र क्या हुआ। तुमने कहा कि अगर मेरा बिना सवालों का जवाब दिए भी काम चल जाएगा। शुरुआत उन्होंने ऐसी की कि देखें बिना सवालों का जवाब दिए भी मेरा काम चल जाता है क्या। इसलिए कि जिन्होंने सवाल जवाब दिए उनका तो हश्र ठीक नहीं हुआ, और उन्होंने शुरुआत की और उसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। स्वीकार कर लिया मतलब हमने स्वीकार कर लिया, यहाँ की मीडिया ने स्वीकार कर लिया कि प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं तो नहीं बोलते, हमने मान लिया कि वो नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, ये वही नहीं हुआ। इसके अलावा प्रधानमंत्री के पास एक कहने की बात होती है, जो मनपसंद पत्रकारों के साथ जो इंटरव्यू जो होता है, केवल उन मनपसंद पत्रकारों के साथ मनपसंद इंटरव्यू, जो मनपसंद सवाल पूछने वाले, उसे अगर बंद कर दिया जाए तो प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, इसलिए कि फिर उनको अपनी बात कहनी होगी। दरअसल उनको जो अपनी बात कहनी है उसके लिए तो उनको फोरम मिल जा रहा है। उदाहरण देता हूं एक, जब इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि व्यवस्था संविधान सम्मत नहीं है, गैर कानूनी है, उसके बाद उनका पहला पॉडकास्ट आया था, आपको याद होगा, BNI पे उन्होंने पॉडकास्ट किया था स्मिता प्रकाश के साथ, और स्मिता जी बैठी थी, उन्होंने सवाल पूछा, और उसमें सवाल था कि प्रधानमंत्री जी ऐसा हुआ, तो प्रधानमंत्री ने क्या कहा था, उनका स्टेटमेंट मुझे भी याद है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्कीम लेकर नहीं आया होता ये, तो आज किसी को ये पता नहीं चलता कि पैसे चुनावी चंदे किसके पास से आते थे। तो हमें तो इसका क्रेडिट मिलना चाहिए कि हम इस तरह का स्कीम लेकर आए, और इसलिए
नहीं तो मजाल था, किसी को पता चलता था। उसके बाद वहां से जो काउंटर क्वेश्चन आने चाहिए थे वो नहीं गए कि प्रधानमंत्री जी, लेकिन आपके स्कीम में तो था नहीं, आपकी स्कीम में तो गोपनीयता थी। आपके ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो देश के सबसे बड़े विधि अधिकारी जो भारत सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने तो कोर्ट में ये खड़ा होकर कह दिया कि देश के मतदाताओं को क्यों पता होना चाहिए कि उनके पॉलिटिकल पार्टी को पैसा कहां से आता है। आरटीआई वाले देश में अगर इस तरह की बात सबसे बड़े विधि अधिकारी का, तो ये सवाल वहां पूछा जाना चाहिए था और उन्होंने नहीं पूछा। तो ये जो मनपसंद इंटरव्यू जो होने लगे, मुझे लगता है कि कभी प्रधानमंत्री को इसकी जरूरत महसूस ही नहीं हुई कि क्यों, जरूरत क्या है, हो तो जा रहा है ना। वो जो आपने कहा ना कि वो मैसेजिंग जो उनकी करनी है वो उनको चली जो अपनी जा रही है। करनी, अगर वो पूरी तरह से बंद हो जाता, मान लीजिए कि जैसे नहीं, हम बाकी लोगों के सवाल तो नहीं लेंगे, आपसे सवाल लेंगे। आपके अंदर ये होना चाहिए था कि नहीं भाई, जब आप बाकी लोगों का नहीं लेते मेरे से क्यों, हम भी आपसे बात नहीं करें। एक बार ये करके दिखा दीजिए। किसी भी दुनिया का कम से कम डेमोक्रेटिक कंट्री का कोई भी लीडर ये रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए उसे मीडिया की जरूरत है। अतुल, मैं ये समझता हूं कि लोकतंत्र में कम से कम मीडिया की जरूरत है, प्रेस का होना जरूरी है। इस बात को सबने इस बात को महसूस किया है। और हम जब लोकतांत्रिक सेटअप बन रहे थे, हम आज़ाद हुए, उस समय भी हमारे फॉरफादर्स ने इस चीज़ को समझा कि मीडिया की जरूरत है, इसलिए उन्होंने रिस्पेक्ट दिया। संविधान के ढांचे में कहीं मीडिया के लिए कोई जगह नहीं है, कुछ नहीं लिखा गया, फिर भी हमें वो जगह मिली जो संविधान के बाकी अंगों को दी गई थी। लेकिन धीरे धीरे आज हम कहीं नहीं हैं। तो वो मुझे लगता है कि एक बार वो स्थिति आ जाए, जो कि नहीं होगा, कि नहीं जी आप किसी बाकी सबसे बात नहीं करते हैं, इसलिए हम भी आपसे बात नहीं करके, एक बार करके देख लीजिए। ये तो है ही है, बहुत सारे मौक़ों पर मीडिया ने आपस में आपसी एकता से बहुत सारे मसलों को हल किया, लेकिन अब वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है। मुझे वो तो अब उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। इसका दूसरा जो पहलू है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो पत्रकार हैं उनके जो सवाल है उस पर अगर आया जाए तो उनके ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप हुए, अटैक हुए। अब मसलन ये कहा गया कि वो पब्लिसिटी के लिए या रील बनाने के लिए इस तरह से ये कोई तरीका नहीं है। जो हमारे यहाँ जो हमारा जो उनका एक इकोसिस्टम है मीडिया का, जो उसको गोदी दरबारी मीडिया वाला, उसने बहुत ज़्यादा अटैक किया कि वो महिला किसी हिडन मोटिव के साथ, उसमें जॉर्ज सोरोस और इन लोगों को लाया गया कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो बतौर एक पत्रकार अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि ये हर पत्रकार जिसने फील्ड में काम किया है, फील्ड में काम करने वाले के सामने हमेशा ये स्थिति आती है कि पत्रकार नेता सबके सवाल नहीं लेता। अब तो बहुत भीड़ हो गई पत्रकारों की, तो नेता बचता भी बहुत है वो। तो चिल्ला के सवाल पूछना हर पत्रकार ट्राई करता है कि कब उसके मतलब की कौन सी बात निकल जाएगी, कब उसकी स्टोरी खड़ी हो जाएगी, कब स्टोरी गिर जाएगी, किस बात से। वो अपना एक सवाल सोच के बहुत तौल तराश के रखता है मौक़ों के लिए। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं जो उन्होंने की। तो उस लिहाज से देखा जाए तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जो हाललिंग का जो पूरा कंडक्ट है उसको आप लोग कैसे तोलते हैं? मतलब मैं बताता हूँ। कुछ मामलों में तो अतुल हम विश्व गुरु हैं, इसलिए कि आपने देखा यहाँ पर भी एक तरीका अपनाया गया कि हमने देखा है ग्राउंड में कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ या किसी मंत्री ने कुछ सवालों के जवाब दिए या किसी नेता ने, तो मंत्री का तो छोड़ दीजिए, किसी नेता ने सवाल के जवाब दे दिया। उस समय सब लोगों ने अपने कैमरे समेट लिया हो गया, लेकिन एक चैनल का एक रिपोर्टर उस मंत्री को पीछे कर रहा है, उसका कैमरा पीछा कर रहा है उस नेता का, और वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और इधर से वो तेज चिल्ला के सवाल पूछता है, भले उसे मिला या वो कैमरा उसको फॉलो करता है। और वो शाम को प्राइम टाइम में बड़े चैनल्स पे उसे दिखाया गया कि कैमरे से फला चैनल के सवाल से बच के भागे फला। आपने देखा है? नहीं देखा है? नाम बताना पड़ेगा मुझे, ध्यान नहीं है। तो मुझे लगता है कि वो नॉर्वे वालों ने हमारे से भी कुछ सीखा होगा कि वहाँ अगर हो सकता है, वहीं के तो प्रधानमंत्री जी हैं, चलो वही वाला अपना के हम भी दिखाते हैं। क्योंकि आप ही ने जो एक बात कही कि शायद प्रधानमंत्री ने वो सुना या नहीं सुना, उसके बाद भी ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट था। सामान्यतः ऐसा होता भी है कि एक हम मान के चलते हैं कि इस प्रोटोकॉल में होता है कि जहाँ पर ज्वाइंट प्रेस स्टेटमेंट होता है वहाँ पर सवाल नहीं लिए जाते हैं, या उस सवाल लेने का एक तरीका हो सकता है, हम वहाँ पर बेनिफिट ऑफ डाउट देने की भी दे सकते हैं।
लेकिन ये भाई, मैं तो हंसी मजाक में अगर कहूँ लाइटर नोट में कि अरे भाई, जब हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप कौन हो पूछने वाले भाई? हम नहीं पूछते हैं, इतनी मीडिया है, बड़े बड़े संस्थान हैं, हाँ, हजारों की तादाद में। हमने छोड़ दिया, हमने सवाल ही नहीं पूछा। अब तुम चिल्ला के पूछ रहे हो हमारे प्रधानमंत्री से। भाई देखिए, हम भारतीय ना, मुझे तो पसंद नहीं आई बात ये भाई। हम नहीं पूछ रहे हैं, हम इतना रिस्पेक्ट करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नहीं पूछना, हमने कहा नहीं पूछेंगे जी। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ऐसे वाले सवाल पूछना, हमने कहा सर ऐसे ही वाला सवाल पूछेंगे, हम ऐसा कुछ भी नहीं पूछेंगे जो आपको पसंद नहीं आए। और तुम चिल्ला के पूछ रहे हो, हाँ, और तुम कह रहे हो कि हम मतलब टॉप पे हैं, मतलब उसके मामले में, स्वतंत्रता के मामले में, स्वतंत्र फ्री प्रेस के मामले में हम टॉप पे हैं। तो क्या हुआ, हो गए तो हो गए, हम भी तो कुछ हैं। 157 कम पोजीशन नहीं होता है, ठीक ठाक पोजीशन होता है। नीचे से तो टॉप हम करेंगे। अच्छा, दूसरी बात एक और, हम इस पर तो चर्चा कर लेते हैं कि फ्री प्रेस इंडेक्स में हम 100। अरे भाई बताओ, दुनिया के किस देश में कौन चैनल किसका है सबको पता चलता है? हमारे देश में मतलब सब जगह तो चल जाता है, हमारे देश में पता चलता है क्या? कोई बताता है क्या? ये जितने बड़े संस्थान हैं, किसी न किसी का पैसा लगा है, किसी न किसी डाला का है, कोई बताता ही नहीं है। आज तक किसी एंकर ने बताया कि नमस्कार, मैं हूँ फला और फला चैनल में आपका स्वागत है और हमारे चैनल का मालिक है फला ने। तो आज तक ने इस शो के इस सवाल के बाद जब इसको गिराना शुरू किया कि ये कैसे बदतमीजी हुई है और ये सब, तो उन्होंने जो फ्री प्रेस का दावा था उसको जोड़ा इन्होंने कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर की रैंकिंग से, और फिर रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो कि फ्रांस की एक संस्था है उसके ऊपर इन्होंने ये कहकर उसको डिस्क्रेडिट किया अंजना ओम प्रकाश प्राइम टाइम पे कि इसमें जॉर्ज सोरोस का पैसा लगा हुआ है। और उन्होंने एक बार ये कहा था, जॉर्ज सोरोस के बारे में मुझे चाहूँगा कि आप लोग हमारी न्यूज़ लॉन्ड्री की एक अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई थी उसको पढ़ें। जॉर्ज सोरोस जो हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, उनका नाम एप्स्टीन फाइल्स में भी आया हुआ है। उनकी जो बेटी हैं उनके रिश्ते जॉर्ज सोरोस से कितने गहरे रहे हैं और कितना उनकी संस्था से बेसिकली कितने, तो ये जानने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो बहुत सिलेक्टिव वो होता है ना कि कहाँ पर जॉर्ज सोरोस को गाली देना है और कहाँ चुप रहना है, ये भारतीय मीडिया ने बहुत पाखंड, बहुत कायदे से पिछले 10-15 सालों में सीख के इसको तराशा है। आशुतोष। अतुल, ये पूरा प्रकरण है शुरुआती वाला, इसके दो हिस्से हैं। एक तो वहाँ हुआ क्या है, वो पीछे भाग रही हैं, ये बहुत ही भाई सहज और सामान्य प्रक्रिया है। यहाँ क्या रहोगे, रिपोर्टर करता ही और आप अगर देखें तो ठीक उसी समय कुछ भारतीय पत्रकार जो यहाँ से ओस्लो गए हैं वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री के पीछे भाग रहे हैं। हमने उनके भी वीडियो देखे हैं, वो भी पूछ रहे हैं। तो ये अति सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन चूंकि जो हमारे महामहिम हैं, हमारे विश्वगुरु, चूंकि वो हमेशा चुप रहते हैं, इसलिए ये वायरल हो गया। मैं आपको बड़ी दिलचस्प एक आंकड़ा देता हूँ, लोगों का ध्यान नहीं गया है। ये जो नॉर्वे की पत्रकार हैं, उनका जो ट्विटर फॉलोइंग है उस समय लगभग 300-400 था। आज 1 लाख हो गया है। 300-400 ऐसी कौन सी महान पत्रकारिता कर दी उन्होंने कि 300 से 1 लाख पहुंच गई। आशुतोष, एक बात इसमें और मतलब कि उनका जो इंटरव्यू था, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत के बारे में, इंडिया के बारे में कितना जानती हूँ? कहती है कुछ नहीं जानती मैं इंडिया के बारे में। क्यों जाने, क्यों जानना है भाई उसको? योगा के बारे में जानती हूँ, बस इतना जानती हूँ कि फ्री प्रेस के मामले में इंडिया का पोजीशन ये है और आपके प्रधानमंत्री सवाल नहीं लेते हैं। उसको जानने की जरूरत नहीं है भाई। वो आप देखेंगे रातों रात, मतलब ड्यू रेस्पेक्ट टू हर, वो अनावश्यक रूप से स्टार बन जाती हैं। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए हमें। 300 से 1 लाख की यात्रा बिना कुछ किए, सिर्फ थोड़े से 2-4 कदम दौड़ी भागी हमारे प्रधानमंत्री के पीछे और उन्हें मिल जाता है। लेकिन एक बात और है, तो इस चीज को लेकर मोदी जी को ये होता है कि मैं जिसको चाहे स्टार बना दूं। ये बात नहीं, एक बात देखिए, और उनकी मीडिया बना रही है। यहाँ पर भी प्रधानमंत्री का नाम लेने वाले स्टार तो बनते हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी। प्रधानमंत्री जिन्होंने तारीफ की सब स्टार हैं, जिन तारीफ कर दी सब स्टार हैं। आलोचना करने वाले भी ठीक ठाक स्टार हैं, उन्होंने अपनी जगह बनाई है, लेकिन बनाई है। तो वो जो कवर स्टोरी थी वो बहुत ही प्रोफेटिक कवर स्टोरी है इस मामले में, जो नॉर्वे के डिवाइडर इन चीफ, अच्छा टाइम वाली वो बहुत प्रॉफिटिक है। मतलब या तो इस पार या उस पार, लेकिन आप कुछ कर सकते हैं। वो जो छवि है वो, और वो जो नाम है बहुत परफेक्ट है। हाँ, तो आप पूरी बात कर ले। ये वाली और बता रहा था मैं कि दूसरा जो है कि इंडिया में जो भारत में रिस्पॉन्स रहा है वो भी निहायत ही अनावश्यक है। आप देखें एनडीटीवी क्या पूछता है उनसे
एनडीटीवी उनसे पूछता है आपने भारत के बारे में क्या पढ़ा है, आप कितना जानते हैं। उनका अब जनरल नॉलेज टेस्ट हो गया वो। मतलब उन्हें क्या जरूरत है आखिर। मुझे समझ नहीं, तो पत्रकार तुरंत ही जनरल नॉलेज टेस्ट पे उतर आते हैं जिसको गिराना हो। उसको बुलाकर, तो इससे उनकी रेटिंग, उनकी रैंकिंग अनावश्यक रूप से बढ़ती चली जा रही है। वो ऐसा लगता है कि ग्लोबल सेलिब्रिटी बन गई है वो। तो ये पूरा का पूरा निहायत ही फार्स है, जिसे ना प्रहसन की तरह देखना कहना चाहिए ना कि भैया मुझे पहले बता देते कि यहाँ जनरल नॉलेज का टेस्ट होगा, तो मैं तैयारी करके आती, 2-4 किताबें पढ़ आती। विकास, मैं सर जो पहला जो सवाल था, पहला हिस्सा जहाँ प्रभाकर सर ने छोड़ा था कि अगर ऐसा हो जाए कि पत्रकार जो है सवाल लेना ही बंद कर दें बाकी लोगों के सॉलिडरिटी में, तो वैसा तो नहीं हो सकता है, हम सब जानते हैं। बट एक चीज़ और है इसमें, मेरे ख्याल से वो हिस्सा हम मिस कर रहे हैं शायद। जब 14 में, जब मई में शपथ ली थी, और 14 के बाद से, और ख़ासकर 16 के बाद से इंटरनेट का बूम आया है, तो उसके बाद इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि मेरे पास अब माध्यम है कि मैं जनता से सीधा जुड़ सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि एक अल्टरनेट जो मिला है ना, उसका एक बड़ी वजह है, वरना सॉलिडरिटी की भी ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको पता है कि आपकी बात एक खास मीडियम के जरिए ही जा सकती है, और उसी मीडियम के जरिए आप जनता तक पहुँच सकते हैं, और वो मीडियम ब्लॉक हो जाएगा या वो आपके काबू में नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास ताकत भी तभी रहेगी। तो मुझे लगता है जो सोशल मीडिया आया है, जो बाकी चीज़ें आई हैं, चाहे वो आज हम कॉकरोच वाले मामले में देखें, तो वो जो अल्टरनेट है, उसने एक तरीके का प्रेशर रिलीज भी दिया है और प्रेशर क्रिएट भी किया है। तो वो एक बड़ी वजह है मुझे लगता है, जो एक नेता खास तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि ये लेवरेज ना मनमोहन सिंह के पास था, ना उनसे पहले वाले प्रधानमंत्री के पास। ये कह सकते उनको, ये हमको मीडिया की जरूरत नहीं, मीडिया, हाँ, वो नहीं कह सकते, पहले ऐसा नहीं कर सकते। यही मैं कह रहा था, वो अहंकार है। देखिए, उनके भीतर अहंकार है, और वो वाजिब है, वो बेवजह नहीं है। हालिया 1-2 घटनाओं का अगर मैं जिक्र करूं, तो ये चीज़ और बहुत पुख्ता तरीके से स्थापित होती है। जैसे तमिलनाडु का जो रिजल्ट है टीवीके का, थलपति विजय का, जोसेफ विजय, उनकी पूरी की पूरी जो पॉलिटिकल कैंपेनिंग रही है प्री इलेक्शन, उस पूरे प्री इलेक्शन कैंपेन में उस आदमी ने एक भी इंटरव्यू नहीं दिया किसी मीडिया को, और सारा का सारा कैंपेन उनका सोशल मीडिया ड्रिवन रहा। तो मतलब ये उस फेज़ में राजनीति पहुंच चुकी है जहां पर ये कुछ सिम्टम के तौर पर अगर हम देखें तो मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़्यादा कुछ करने, बदलने या बिगाड़ने की स्थिति में नहीं रह गया है। अगर एक पार्टी इतने बड़े सूबे को स्वीप कर रही है, अच्छा दूसरा ये कि वो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको पकड़ भी नहीं पा रहा है, उसको भी नहीं पकड़ पा रहा कि ऐसा कुछ यहाँ पर अंडरकरेंट है या कोई अंडरडॉग चल रहा है, यहाँ पर ये आदमी है जो कि स्वीप करने जा रहा है। सारे एग्जिट पोल फेल हो जा रहे हैं, उसके आगे जाके सारे नतीजे कुछ हमें नहीं बता पा रहे हैं, और वो आदमी एक भी मेन स्ट्रीम मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया, उसने कुछ ऐसा नहीं किया, कोई मीडिया को एडवर्टीजमेंट नहीं, सोशल मीडिया कैंपेन है और अपना जो उसका तरीका था, जो फिल्मी दुनिया में जो एडवर्टीजमेंट और उस सब के जो तरीके हैं उसको उसने इस्तेमाल किया जैसे भी। तो ये चीज़ लगातार पुख्ता होती जा रही है कि मेन स्ट्रीम मीडिया अपना वो जो वक्त थी उसकी कि वो बनाता बिगाड़ता है सरकारें, या वो छवि के स्तर पर कुछ बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह से ये बात ख़त्म हो चुकी है, लेकिन इसमें दरार पड़ती जा रही है। अगर टीवीके की हालिया जीत को अगर हम देखें, अगर कुछ इसमें प्रभाकर आशुतोष आप लोगों को जोड़ना हो। नहीं, मैं तो ये जो बात आप कह रहे हैं, टीवीके ने कोई भी आदमी आज भी मेन स्ट्रीम मीडिया पे कही हुई बात को जब कोई भरोसा ही नहीं करना है, किसी को डिस्क्रेडिट करने का तो कर दिया, डिस्क्रेडिट करने का दूसरा मैकेनिज्म एक आ गया, कर दिया। अब एक चीज आप ध्यान देंगे, बनने के लिए, इमेज बनाने के लिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैं एक सुदूर गांव में गया था, किसानों से बात करने के लिए गया था, तो मैंने, वो अपनी समस्या बता रहे थे, एक ताऊ पकड़े हाथ, कहे कि ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है। हमने कहा ताऊ वोट तो तुमने दिया ना यार, तो मुझसे क्यों सुना रहे हो। ताऊ हरियाणा के ताऊ थे, और ताऊ उलो बोलते हैं तो अलग अंदाज में बोलते हैं, भाई तेने बताया कि ये आदमी महामानव है, तुमने मीडिया नहीं तो होता था, तुमने बताया कि ये वहां पर गुजरात में कमाल कर दिया, तुमने बताया कि ये काला धन लेके आएगा, हमको क्या पता था। तुमने सब कुछ बताया कि आएगा तो राम राज्य आएगा, तुम अपनी जिम्मेवारी से कैसे भाग सकते हो। तो वो एक दौर था जब हमने इमेज बना दिया, और सामने वाले को पता है कि जो आदमी इमेज बना सकता है वो बिगाड़ भी सकता है, इसलिए तब तक आपका उपयोग हुआ जब आप इमेज मेकर थे,
उसके बाद ये जो मीडिया को डिस्क्रेडिट किया गया ना, देखिए कैसे हुआ। एक तो मीडिया को डिस्क्रेडिट किया गया, ये जानबूझ के किया गया। जुडिशरी को डिस्क्रेडिट किया गया। भाई 2 ही आदमी सवाल पूछते थे, 3 आदमी सवाल पूछता है। ऑपोजिशन को ये बहुत पहले discredit कर दिया सरकार उन्होंने। आने के पहले उसको डिस्क्रेडिट कर दिया गया। मुख्य विपक्षी नेता को आप पप्पू ये वो सब में कर दिया। हजारों करोड़ रुपए लगा रहे हैं। अब उसे जब आपने भ्रष्ट घोषित कर दिया तो नतीजा ये हुआ कि जिसका काम है सवाल पूछना, जिसका काम है सरकार से पर सवाल करना, उसको आपने इतना डिस्क्रेडिट कर दिया कि उसे मोरल राइट ही नहीं रह गया। चाहे लोग भी कहेंगे कि तुम क्या सवाल पूछोगे, तुम तो चोर हो, तो वो खत्म हो गया। जुडिशरी से सवाल उठता है, जुडिशरी सवाल पूछती है। तो जुडिशरी में आप देखेंगे कि एक समय आया जब जुडिशरी में ढेर सारी चीज़ें हो गई, ढेर सारे रंजन गोगोई और प्रेस कॉन्फ्रेंस और ढेर सारी चीज़ें हो गई, तो न्यायपालिका को भी डिस्क्रेडिट। ऐसा नहीं इसके पहले न्यायपालिका में चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन सिस्टमेटिक ढंग से वो सारी चीज़ें सामने आने लगी। तो न्यायपालिका को भी, इसलिए कि आप देखेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के प्रत्येक फैसले पर सवाल उठता है, तो डिस्क्रेडिट न्यायपालिका भी कर दिया गया। उसके बाद बची मीडिया, और मीडिया में आपने देखा कि किस तरह से मीडिया को जानबूझ के डिस्क्रेडिट किया गया। एक खबर आई, एक खबर छपी थी जिसमें खबर थी कि वो बाइक से भी टोल टैक्स लिया जाएगा, ऐसा कुछ करके एक खबर छपी थी। और नहीं, एक खबर थी कि घर घर सिंदूर पहुंचाया जाएगा ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद। और नेशनल डेली में वो खबर प्रमुखता से छपी। छपने वाले ने बताया कि उसे सरकार के मतलब पार्टी के वरिष्ठ आदमी ने बताया, और खबर छपी और स्टुपिडिटी साला सिंदूर पहुंचा रहे। खबर छपी और खबर को लेके बवाल मच गया, ये क्या है वो क्या है। बाद में पता चला कि नहीं, हमने ऐसा किया ही नहीं। नतीजा हुआ कि अखबार को माफी मांगनी पड़ेगी, गलत खबर छपी थी। वाटर टेस्टिंग हो रही वो क्या था, ये बेसिकली ये डिस्क्रेडिट कि अब क्या होता है। इसीलिए मेन स्ट्रीम मीडिया, अरे ये तो कुछ है ही नहीं, ये बेईमान हो गए, जजेस न्यायपालिका खत्म हो गई, ऑपोजिशन चोर हो गया। अब बताइए, तो इमेज बनने को बन गया, जो बिगाड़ सकता था उसको खत्म कर दिया गया। अब कैसे खत्म करें? ये बात सही है सर आपकी, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा था कि मीडिया ने अपनी प्रासंगिकता खत्म कर दी या वो जो दबाव समूह का काम करता था वो निपट गया। लेकिन साथ ही साथ एक दूसरा मीडियम आ गया। मीडिया का हिंदी अनुवाद माध्यम ही है ना, तो एक माध्यम मिल गया लोगों को, और नेताओं को भी एक माध्यम मिला कि जिसके जरिए वो डायरेक्ट रीच कर सकते हैं और जब चाहें वो ब्लॉग भी कर सकते हैं। पत्रकारों को आप एक्सेस दे देते हैं, फिर ब्लॉग नहीं कर पाते हैं, तो वो भी एक वजह है। तो एक अल्टरनेट का आना। आशुतोष कुछ तमिलनाडु में बस एक बात जोड़ना चाहूँगा। ये सही है कि वहाँ हम जानते हैं कि कैंपेन इंस्टाग्राम इत्यादि से वह चली थी, लेकिन ऐसी कैंपेन देश के अन्य राज्यों में रेप्लिकेट हो पाएंगी ये समय बताएगा। हमें नहीं भूलना चाहिए, तमिलनाडु ऐसा राज्य है जहाँ परंपरा रही है सिनेमा के अभिनेताओं के मंदिर बनाने की, उनकी पूजा करने की, और राजनीति में आते हैं तो ओवरनाइट स्टार बन जाने की। तो ये थोड़ा सा तमिलनाडु को लेकर इस न्यूआंस को हमें याद रखना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए उसमें। एक और चीज़ बस उसमें मैं जोड़ के फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। जो आपने बात की ना कि वो मीडिया कैसे खड़ा नहीं होता दूसरे, ये मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है, मैं साझा करूँ कि कैसे इतना ज़्यादा मीडिया के आपस में वो है बंटवारा। एक ऐसे ही ऑफ द रिकॉर्ड मीटिंग के लिए आज से 5 साल 6 साल 5-7 साल से ज़्यादा हो गए बेसिकली, जयराम रमेश ने वैसे ही बुलाया था कुछ पत्रकारों को, डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोगों से वो बात कर रहे थे। तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, तो मैं भी वहाँ पर मौजूद था। तो बातचीत में मैंने ऐसा कहा कि वो बेसिकली वो इस तरह की चीज़ें साझा कर रहे थे कुछ, कि कैसे हम इसमें लोगों को जोड़ना चाह रहे हैं, ST SC तबके के लोगों को, और ये वो। तो मेरा एक सवाल था कि आप टिकट कितना दे रहे हैं ये बताइए ना। आपने अभी तो मैंने 2-3 उस समय रिसेंट जो इलेक्शन हुए थे उन राज्यों का उदाहरण दिया मैंने। यहाँ पर आपने कितने ST SC को टिकट दिया, यहाँ पर ये लोगों को, फिर आपकी अपनी मैंने बोला CWC में कितने लोग हैं, उनका क्या रिप्रेजेंटेशन, ये 2-3 चीज़ें मैंने उसको फैक्ट कर दी। तो जब तक आपने कि ये कांग्रेस पार्टी ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ, ये 2 तरीके, तो वहाँ पर इमीडिएटली एक किस्म से बंटवारा पैदा हो गया। अब वहाँ पर जो लोग बैठे थे और बड़े नामी चेहरे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग इतना साल तक
काम कर चुके हैं वहाँ पर, लगातार पॉलिटिकल रिपोर्टिंग और वो कर रहे हैं, एडिटर बन चुके हैं, ये वो किसी का नाम लेना ख़राब लगता है, और कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है जयराम जी जो बात। और मैंने कहा यार इसमें क्या बात है, जो स्थिति है, जो नंबर है, जो तो फैक्ट है सामने ना, आप अगर कह रहे हैं आपको इनको इन सब तबकों को जोड़ना है और इनकी पॉलिटिक्स करनी है आगे, तो वो रिफ्लेक्ट कहीं तो होगा किसी मौके पे। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं ऐसा भी नहीं है कि मेरे कुछ कहने से ये रुक जाएंगे या मेरे कुछ कहने से शुरू कर देंगे, ये तो वही करेंगे जो उन्होंने तय किया होगा, लेकिन ये फैक्ट है। इस पर आप लोग आपस में क्यों आप यार क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चीज़ है ना पत्रकारों के बीच में, मुझे लगता है कि, और ऐसा भी मैंने एक मौका देखा है बहुत शुरुआती दौर में, कि कोई एक छोटी सी उल्टी सीधी भी बात नेता करता तो सारे लोग एक साथ विरोध कर देते कि नहीं आप ऐसे नहीं बोल सकते। वो भी टाइम खासकर जब आप पार्टी हेडक्वार्टर्स में जब जाते हाँ पार्टी और वहाँ पर जो एक साथ जो रेगुलर कवर करने वाले देखे हैं हम लोगों ने, रेगुलर कवर करने वाले लोग हैं, अगर आप नए हैं, आपने कोई सवाल पूछा तो एकदम से सब असहज करने वाला, अगर आपने सवाल कुछ पूछ दिया तो ऐसे लगेगा कि मुझे अभी भी याद है एक इन्होंने लालू यादव का आखिरी टाइम तब 2005 के पहले चल रहा था, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, काफ़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी यहाँ पे, वही उस पे क्या कहते हैं जंतर मंतर रोड पे जो वहाँ पे हुआ करता था। उन्होंने कह दिया, एक सवाल पत्रकार ने पूछा तो उन्होंने बस ये कह दिया कि मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, मुझे पता है आप नीतीश जी के प्रवक्ता हैं, बन के आए हैं। और इस बात पे वहाँ पर क्योस पैदा हो गया, या आपने ऐसे कैसे कह दिया नीतीश के प्रवक्ता बनकर यहाँ पे हैं। और आज आप किसी को किसी का प्रवक्ता बता दीजिए, किसी का कुछ बता दीजिए, किसी से कोई किसी के लिए नहीं खड़ा होने वाला। तो ये जो पत्रकारों के अंदर आपस में मीडिया में बंटवारा पैदा हुआ है और बहुत सारी क्रैक्स पैदा हुए हैं, इसलिए अभी स्थिति और ख़राब हुई है। थोड़ी चीज़ और कि जो मॉडल हिट कर जाता है ना, कि बिना मीडिया से बात किए भी काम चल जाएगा, या अपने पसंद के मीडिया से, अतुल चीजें बदलेंगी, सरकार बदलेगी भी तो भी अब यही मॉडल चलेगा। हाँ, कोई भी सरकार आएगी, कोई भी नेता आएगा, उसे लगेगा कि यही ठीक है यार, इसलिए कि सवाल हमेशा असहज करता है, चाहे वो किसी का भी सवाल हो। और सरकार जो सर्वशक्तिमान है, वो सवाल तो किसी को पसंद नहीं है ना। तो हम अपने अगले विषय की तरफ बढ़ें, उससे पहले हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स के पत्र हैं, उनको पढ़ लेते हैं। विकास जी, आप पहले पत्र पढ़ें और उसके बाद हम फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। इस हफ्ते सर हमारे पास कई पत्र हैं। पहला पत्र बिन्नी गुज्जर का है। ये देख के तो मन प्रसन्न हो गया, खून बढ़ गया कि कई सारे पत्र हैं। तो बिन्नी गुज्जर लिखते हैं या लिखती हैं, अब इसमें ये नाम से तो क्लियर नहीं हो रहा। हेलो एनएल टीम, आशा करता हूँ आपके साथ सब ठीक है और आगे भी ठीक रहे। बाकी हम सबको बहुत बहुत मुबारक। 12 साल एक तरफा अपना शासन चलाने के बाद अब हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमसे नसीहत दी है कि सोना, पेट्रोल, एडिबल ऑयल और विदेश में ट्रैवल ना करें, चाहे वो रोड, एयर शो या विदेशों की यात्रा थोड़ी ज़्यादा कर लें। ये नाकामी नहीं चिल्ला रही सरकार कि अब नागरिकों को फ़र्क नहीं पड़ता कि देश किस दिशा में जा रहा है। मुझे डर इस बात का है कि जो युवाल नोआ हरारी ने यूजलेस क्लास ऑफ सोसाइटी की बात कही थी, क्या हम इंडियंस 21वीं सदी में वो ही तो नहीं रह जाएंगे? आप लोग इस बारे में क्या विचार रखते हैं? धन्यवाद। और साथ ही लिखते हैं कि टिप्पणी और चर्चा मेरे सबसे फेवरेट्स हैं न्यूज़ लॉन्ड्री ऐप पे। थैंक यू विनी फॉर ऑल द काइंड वर्ड्स, और न्यूज़ लॉन्ड्री को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना वो नहीं हूँ निराशा में कि पूरी तरह से 21वीं सदी में मानव जाति का वो हो जाएगा, लेकिन हाँ कुछ बहुत गंभीर खतरे हैं, जैसे जेनजी के रवैये को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जैसे बहुत सारी बातें कही जाती है। अब इन सब चीज़ों का टेस्ट होना अभी बाकी है कि वो सबसे दुनिया की आलसी जो पीढ़ी है उसमें शामिल है अब तक की, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से मानव बुद्धिमत्ता या उसके कामकाज को प्रभावित करेगा उसके। तो ये बहुत सारे फैक्टर किस रूप में आकार लेंगे हम अभी से कुछ कह नहीं सकते, तो हमें तो इंतज़ार करना पड़ेगा चीज़ों को। पर मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से अभी कुछ इतना बड़ा ख़तरा है कि जैसे जिसोर किताब में किसी इशारा किया गया। अगला पत्र सर अनीश का है। अनीश श्रीवास्तव लिखते हैं, डियर न्यूज़ लॉन्ड्री टीम, हाल ही में देश के शहरों में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती क्रूरता और दहेज हत्या के मामलों ने विचलित किया है। अभी हाल ही में गाजियाबाद के प्रिंस चौधरी केस में हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को सुप्रीम कोर्ट को खारिज करना पड़ा।
क्योंकि निचली अदालतें इतने संवेदनशील मामलों को भी गंभीरता से नहीं ले रही। मेरे 2 सवाल हैं। पहला, जब न्यूज़ लॉन्ड्री की महिला पत्रकार ऐसी विभत्स खबरें रिपोर्ट करती हैं तो क्या वे भी वही दर्द महसूस करती हैं या लगातार ऐसी खबरों के बीच रहकर वे मानसिक रूप से सुन्न हो जाती हैं? क्या वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं? दूसरा, क्या न्यूज़ लॉन्ड्री इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट कर सकता है कि कैसे दक्षिणपंथी सरकार की रूढ़िवादी सोच समाज में पैठ बना रही है, जिससे पुलिस और न्याय व्यवस्था दोनों ही महिलाओं के प्रति अक्षम और असंवेदनशील होते जा रहे हैं? इस मुद्दे पर एक गंभीर एनएल सेना प्रोजेक्ट की सख्त ज़रूरत है। ये अनीस का जी, पत्र अनीश है। का पत्र है। तो आप इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं विकास? सर, जो ये लिखते हैं कि दहेज के जैसे मामले हैं तो वो उसमें मेरे ख्याल से 2 तरीके की चीज़ें हैं। सारा तो उतना भी सही नहीं है कि अकेला उत्पीड़न हो रहा है, और सारा वैसा भी नहीं है कि सारे केस जो है वो फर्जी ही हैं। तो उसमें बहुत केस टू केस बहुत सारी चीज़ें वेरी करती हैं। अभी जो हम देख रहे हैं, चाहे वो प्रिंस चौधरी का मामला हो या त्विषा शर्मा का या बाकी चीज़ें, और इसके साथ ही पिछले दिनों एक ऐसा भी केस था कि एक रिटायर्ड कर्नल या शायद रिटायर्ड आर्मी पर्सनल थे, उन पर जो सीरियल एक केस दर्ज कराती थी महिला, उन्होंने केस दर्ज कराया था रेप का, जबकि वो उन्होंने 3-4 साल बाद में कोर्ट में केस लड़ा और फिर हुआ। तो ये इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मतलब एक तरफा तो नहीं कहा जा सकता एकदम से। नहीं, लेकिन ये बात आपकी अनीस, बेसिकली आपने 3 सवाल रखे हैं इसमें, तो मैं एक एक कर अगर छोटे संक्षेप में कहूँ तो इस बात में कोई शक नहीं है कि भारत में जो बहुत सारी सामाजिक रूढ़ियाँ बुराइयाँ हैं उसमें दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी दिक्कत है, बीमारी, परेशानी रही है। और इसी वजह से इस देश में कि संसद ने एक कानून, दहेज विरोधी कानून बनाया ताकि इस तरह की समस्या से निपटा जा सके। तो हम ये ऐसा हो सकता है कि कुछ एक लोग होंगे, ऐसी 1-2 महिलाओं की संख्या होगी जिन्होंने फंसाने की नीयत से या किसी बुरी नीयत से किसी आदमी को फंसा दिया, लेकिन दहेज हत्या एक बहुत, और पिछले कुछ दिनों में जो बात हुई है, घटनाएं हुई हैं, वो फिर से उसी तरफ इशारा करती हैं कि एक चीज़ लगातार एग्जिस्ट कर रही है भारतीय समाज में, और उससे निपटने, उसमें समाज उस तरह से आगे नहीं आ पा रहा है या उससे उतना सक्षम नहीं हो पा रहा है। दूसरा जो आपका सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो महिला पत्रकार हैं वो इस तरह की या महिलाओं के खिलाफ अपराध की जो मसले हैं उसको कैसे कवर करती हैं, उससे कैसे निपटती हैं। और इस मामले में बहुत सारे मैं कहूँगा कि उदाहरण हैं जहाँ पर महिलाओं ने मिसाल पेश की, महिला पत्रकारों ने मिसाल पेश की है। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहा जाता है कि महिलाएं बहुत ज़्यादा संवेदनशील तरीके से इस तरह की खबरों को कवर कर सकती हैं किसी पुरुष पत्रकार के मुकाबले। महिलाएं इस तरह के मामलों को, जो महिलाओं से जुड़े अपराध होते हैं, चाहे दहेज का मामला हो, दहेज हत्या से जुड़े मसले हों या बलात्कार से जुड़े मसले हों, महिलाओं को उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न के मसले हों, तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा संवेदनशील और ज़्यादा सहज ढंग से कर पाती हैं, ज़्यादा उसके संवेदना के साथ कर पाती हैं बनिस्बत किसी पुरुष पत्रकार के मुकाबले। और हम बार बार ये कहते हैं कि इसका साइकोलॉजिकल असर होता है, इसका मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है महिलाओं पर भी। उससे निपटने के तरीक़ों में अभी तक मैं अगर कहूँ तो कोई बहुत संस्थानिक, कोई इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म नहीं ऐसा देखने में आया है कि कोई इस तरह की सुविधा या इस तरह की कोई मदद, सहायता महिला पत्रकारों को उपलब्ध करवाई गई हो संस्थानिक तौर पर। इंडिविजुअल तौर पर ज़रूर ऐसे उदाहरण हैं जब किसी को दिक्कत हुई तो उसको उस तरह की चिकित्सा सुविधाएं और या कंसल्टेंसी उपलब्ध करवाई गई। ऐसा बहुत बड़े मामलों में जब वार रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं पत्रकार, तब हुआ है कि वहाँ के जो हृदय विदारक दृश्य होते हैं या जो घटनाएं होती हैं वो मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बार पत्रकारों को तोड़ देती हैं। तो वहाँ पर खासकर वार के मामले में मैंने देखा कि इस तरह की चीज़ें हुई हैं और इंडिविजुअल तौर पर। लेकिन संस्थानिक रूप से कोई महिलाओं को सुविधा मुहैया करवाते हुए अभी तक हमारी नज़र में नहीं आया है। और जो आपने कहा कि
एक एनएल सेना प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या ऐसा होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि अगर इसमें कुछ बनता है और कुछ हमारे पास ऐसे आइडिया के तौर पर कुछ खबरें और बन पाती हैं कि महिलाओं के साथ होने वाले जो अत्याचार हैं उस पर हम एक बड़ा एनएल सेना प्रोजेक्ट बना सके, तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। अगला सर हमारा पत्र माया का है। माया लिखती हैं, अरे वाह कैसा शानदार प्रोग्राम था इस हफ्ते। It started with Urdu as it truly depicted my feelings after watching this week's episode of Charcha. As a woman and a staunch feminist, I want to believe that Manisha's presence on the usually male-only panel made this program an A++. However, I thoroughly enjoyed Atul's humor, Vikas' thoughtful insights, Anand's deep analysis, and Hirdesh's quick comebacks, particularly all recommendations. Tabina Anjum was excellent, and I shall look for her book Here in London. Listening to your description of places and trees of Delhi, I wish both countries would sort out their differences one day soon, and I can get a visa to visit India someday. Until then, I try to see it through your eyes and descriptions. Keep up excellent work. My good wishes are with you always. Thank you. Thank you Maya, thank you for all the kind words. इतने खूबसूरत पत्र के लिए और चर्चा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हम कोशिश करते हैं, कई बार नहीं असफल हो जाते हैं कि कम से कम एक महिला पत्रकार, 2 महिला पत्रकार या हो सके तो और ज़्यादा बराबरी का अनुपात रहे, रिप्रेजेंटेशन रहे चर्चा के पैनल में। पर बहुत बार बहुत तरीके की उसमें लिमिटेशंस होती हैं हमारे सामने और वो हो नहीं पाता है। तो इसके लिए बस क्षमा और माफ़ी ही मांगी जा सकती है। आपको चर्चा अच्छी लगी पिछले बार की, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल से माया का कोई इसमें सवाल तो नहीं है, बाकी उन्होंने अपना ऑब्जर्वेशन ही दिया है। और आप भारत आएँ, हो सके तो न्यूज़ लॉन्ड्री के ऑफिस आएँ। तो ये हमारे सब्सक्राइबर्स के पत्र थे इस हफ्ते। अगले हफ्ते जब हम आएंगे तो कुछ और नए पत्र आएंगे, कुछ नए विषय के साथ आएंगे। तो हम लोग अपने अगले विषय की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि इस समय बहुत चर्चा के केंद्र में है, और वो है हमारे जो मुख्य न्यायाधीश हैं सूर्यकांत जी। उन्होंने एक बयान दिया, विकास ने ऑलरेडी बताया कि उन्होंने परजीवी, पैरासाइट और कॉकरोच कहा बेरोजगार लोगों को, जो कि एक्टिविज़म में चले जाते हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट बन जाते हैं, मीडिया में चले आते हैं, सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, जुडिशरी में भी चले जाते हैं। ये सारी बातें उन्होंने कही और फिर उस पर उन्होंने सफाई भी दी कि उनका ऐसा कोई मकसद नहीं था। लेकिन आप वीडियो देखें और ख़ुद तय करें कि वो जिस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं और जिस लहजे में कह रहे हैं वो क्या है। इस पर कोई राय देने की बजाय उसके बाद उस वक्तव्य की रोशनी में जो रिएक्शन हुआ उस पर हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद से काफ़ी लोगों में गुस्सा, रोष भी हुआ। और सोशल मीडिया जैसा कि हो रहा है, लगातार रातों रात बहुत सारी सनसनी पैदा होती हैं, ख़त्म होती हैं, वो चाय के प्याले के तूफ़ान की तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस समय एक और चीज़ हो रही है, उसके मद्देनज़र एक पार्टी बनी है कॉकरोच जनता पार्टी करके, और इसने हाल फिलहाल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंस्टाग्राम पर 15 मिलियन यानी कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा इसके फॉलोअर हो गए। ट्विटर पर इसके अकाउंट को सरकार ने ब्लॉक करवा दिया है। सरकार ने ब्लॉक कराया है, ट्विटर ने एहतियातन सरकार ने किया। तो सरकार ने, और अब रिपोर्ट है, सरकार ने कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। आज एक्सप्रेस ने पहले हाँ, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि इंस्टा भी ब्लॉक हो सकता है, क्योंकि ये भी खतरा बन सकता है राष्ट्र की सुरक्षा के लिए। ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये जो रातों रात एकदम से कोई चीज़ें खड़ी हो रही हैं, और एक तो ये बहुत असहज करने वाली चीज़ है। मुझे इसके प्राकृतिक होने पर, इसके नेचुरल होने पर थोड़ा सा एक शक है, मतलब ये व्यक्तिगत रूप से, कि 3 दिन 4 दिन में 15 करोड़ के पार पहुंच जाए तो थोड़ा सा एक तो संशय पैदा होता है बतौर पत्रकार भी, कि ये कोई चीज़ इतनी नेचुरल तरीके से, मतलब ऑर्गेनिक तरीके से चीज़ें धीरे धीरे पनपती है। ये रातों रात, मतलब इंटरनेट का ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही उसका कैरेक्टर है कि वो बहुत सारी चीज़ लोगों को ऐसे हीरो बना देता है, नीचे गिरा देता है, ये सब होता है। इसके बावजूद
15 मिलियन थोड़ा सा असहज करने वाली चीज़ है। दूसरा कि ये जो चीज़ हो रही है इसको मौजूदा जो हमारा राजनीतिक देश का परिदृश्य है उस माहौल के हिसाब से कैसे डिकोड किया जाए, ये बतौर पत्रकार क्या हम इसको इस ठीक से पढ़ पा रहे हैं अपने इस समय को कि ये एक बड़े बदलाव की ओर इशारा है, एक बहुत बड़े फ्रस्ट्रेशन की तरफ इशारा है, ये बहुत कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा है हमें कि या फिर ये वो लोग हैं जो वास्तव में जैसा इनका मैनिफेस्टो कहता है कि ये लेज़ी लोग होने चाहिए जो हमेशा इंटरनेट पर या सोशल मीडिया पर एक्टिव हों, बस ऐसे लोग हमें चाहिए। क्योंकि मैंने देखा बहुत सारी अपीलें इस तरह की भी हुई शायद कि भारतीय जनता पार्टी को आप लोग अनसब्सक्राइब कर दें, लेकिन एक आदमी ने उसमें कोई कमी भी नहीं आई है। तो यानी ये वास्तव में वही लेज़ी लोग हैं जो उठ के एक क्लिक तक नहीं कर सकते, क्रांति तो बहुत दूर की चीज़ है। तो थोड़ा सा डिकोड कैसे करें? ऊपरी तौर पर प्रथम दृष्टया यह आक्रोश का सूचक है कि ढेर सारी जनता जो छटपटा रही है उसने झटके से कोई सहारा मिला, वो उस पर लैच ऑन टू कर गई है वो। लेकिन ये आक्रोश कितना स्थायी है, कितना सुसंगत है, कितना वाजिब है और कितना दूरदर्शी है, इस पर मुझे संदेह है। आप देखें कि अभी 10-1 मिनट पहले मैंने कहा था कि 300 से उनकी जो फॉलोअर संख्या है वो 1 लाख पहुंच रही है बगैर कुछ किए। इस बात को मैं आग्रह करना चाहूँगा कि वहाँ पहुँच जाती है। तो मैं उस फिनोमेना को क्यों यहाँ अनुवाद करके क्यों ना देखना चाहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भारत के जो 1.4 बिलियन जो पॉपुलेशन है उसके भीतर जो आक्रोश है वो चूंकि उसे कुछ स्थायी समाधान नहीं मिल पाता है, वो झटके से इन आसान रास्तों को चुन लेता है। ये जो आसान रास्ते हैं वो कितने राजनीतिक परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, इस पर मुझे गहरा संदेह है। ये जो लोग हैं उनकी राजनीतिक समझ कितनी है, वह गणराज्य के मूल्यों को कितना समझते हैं, वह संविधान में कितनी आस्था रखते हैं, वह राजनीति के निर्माण में कितना योगदान कर सकते हैं और करना चाहते हैं, इस पर भी मुझे संदेह है। मैं एक आखिरी बात कहूँगा, इसमें दो राय नहीं है, मैं पूरा डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा। जो 18 मिलियन लोग हैं यानी कि करीब 1,80,00,000 लोग हैं जिन्होंने जो उसके फॉलोअर्स हैं, मैं मानना चाहूँगा वे सभी परिवर्तन चाहते हैं, लेकिन उनको इस लोकतंत्र की कितनी गहरी समझ है और वो जो परिवर्तन चाहते हैं उसके निर्माण में वो कितनी ईंटें, कितना गारा, सीमेंट इत्यादि लगा सकने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं, इस पर मुझे संदेह है। और जब तक ऐसे लोग नहीं होंगे हमारे पास, यह जो आपने कहा था यह चाय के प्याले में भूकंप या तूफान की तरह सिमट के रह जाएगा। 10 दिन बाद शायद आपको याद भी नहीं रहेगा। अतुल, मुझे जो बात समझ में आई कि मजाक में शुरू हुआ है ये। और एक बात मैं और ही बताऊं कि जो 18 मिलियन जो दिखा रहा है ना, अभी हम लोग बात करते करते हो सकता है कुछ और बढ़ जाए। इसमें आप देखेंगे कि और वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अभी अभी अपना डीपी बदला है। इसके पहले उनकी डीपी आप चेक करेंगे ना, थोड़ा सा करने वाले कर रहे होंगे। तो मैं भी चौकीदार टाइप था। हाँ, चौकीदार चोर है। इसी में अभी उसने अपना पीला गमछा उतार करके जनसुराज वाला अब ये पहन लिया है। अभी उसने आम आदमी पार्टी वाली टोपी वाला डीपी उतार। बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। तो ये इसमें वो लोग हैं। हाँ, एक बात ये चीज़ जो बता रही है वो ये कि बेरोजगारी का आलम जो है ये है, बेरोजगारों की संख्या बड़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सीजेआई की उस बयान ने आज की जो जनरेशन है, जो जेन जी है ना, इनका स्वाभिमान, इनका ईगो है। हम लोगों का ईगो थोड़ा कमज़ोर था, आज के जनरेशन का ईगो बड़ा स्ट्रांग है। पापा मम्मी के बाद से नाराज़ हो जाते हैं बस। तो सीजेआई ने जब बात कही, कॉकरोच से तुलना की, तो उनकी अहम पे चोट लगी। तो उन्होंने कहा अच्छा एक आदमी मिला, तो ये आदमी जो मिला अभिजीत, ये अमिताभ बच्चन है कुली का, और उसके पीछे ये पूरा कुली जमात जो है, कॉकरोच, मैं भी कॉकरोच, कि कोई तो है जो हमें। तो मैं जो देख पा रहा हूँ कि वो इसमें कोई व्यवस्था परिवर्तन वाली भूख नहीं है। होंगे लोग, हम डिस्क्रेडिट हम भी नहीं कर रहे हैं, कौन गाली सुनने जाएगा, उसमें से कुछ लोग होंगे, 1-2-4 लाख होंगे, लेकिन मैं दावा कर सकता हूँ कि ये इसी में से कोई एक तो वो नहीं आने वाला अमेरिका से यहाँ पर जंतर मंतर पर। उसको पहले पता है कि वो आएगा तो उसका क्या होने वाला है, तो वो नहीं आएगा। दूसरी बात कि जो लोग भी कह रहे हैं कि मैं मंडल अध्यक्ष, कुछ लोगों ने ऐसा डीपी बना दिया कि मंडल लोकसभा प्रत्याशी
लोकसभा प्रत्याशी फलाना क्षेत्र के उम्मीदवार, संभावित उम्मीदवार, उनको अगर बुला दो कि एक काम करो, जंतर मंतर आओ, यहीं पर कुछ प्लानिंग करते हैं, रामलीला आ जाओ, यहीं बैठ करते हैं, बस ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये बेरोजगार लोग हैं जिनकी उसको चोट लगी है, और वही नहीं, ये सब बेरोजगार नहीं है। एक बात और बता रहा हूं, इसमें वो लोग भी हैं, मैं जानता हूं कुछ लोगों को जो डॉलर में पैसा कमाते हैं, यूएस के हिसाब से रात में नौकरी करते हैं, सवेरे उठते हैं 6 बजे कॉफी पी के, फिर सो जाते हैं 4-5 घंटा, उसके बाद उठते हैं, फोन में देखते हैं कि क्या चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ये कॉकरोच वाले चलते हैं, चलो इसको हम फॉलो कर लेते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ये सब बेरोजगार नहीं है, इसमें से कुछ वो लोग भी हैं। और ये जनरेशन जो है ना, इसमें फोमो वाला एक आजकल वो हो रहा है ना कि जब सब चल रहे हैं तो हम भी देख लेते हैं, तो इसमें फोमो वाले भी शामिल हैं। तो इनसे बहुत उम्मीद नहीं कर सकते। एक चीज है जोड़ूंगा कि सभी ऐसे नहीं हैं, मैं मानना चाहता हूं कई वेल मीनिंग लोग भी हैं, बहुत अच्छे लोग, सोच वाले और जो बड़े भारत में रहते हैं, जो भारत के जो ग्रेटेस्ट वैल्यूज हैं वो उनको धारण करते हैं। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है, दुख होता है कि ऐसे लोग जब मैं देखता हूं ट्विटर पर उनके नेता को टैग करके पूछते हैं, अच्छा ये बताइए कि सोशल जस्टिस और दलित विषयों पर आपकी क्या राय है। अरे यार, अच्छा ये बताइए इसमें आप क्या करने वाले हैं। भाई वो 3 दिन का भी आया हुआ व्यक्ति है, और उससे जो ये मिसप्लेस्ड उम्मीद लगाए बैठे हैं ना, दिक्कत उससे सबसे ज्यादा है। इससे सिनिसिज्म और अधिक बढ़ेगा। लेकिन मैं इसमें दिक्कत नहीं देखता हूं, मैं कुछ और देख रहा हूं कि जब आपको ऐसे लोगों में भी नेता दिखने लगे, ऐसे लोग से भी आपको उम्मीद दिखने लगे, इसका मतलब कि आप मौजूदा व्यवस्था से कितने हिल चुके हैं, टूट चुके हैं, इतना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, ये बता रहे हैं। आप नहीं देखते हैं कि आप एक आदमी जो बहुत बड़े सर्जन से या बहुत बड़े डॉक्टर से इलाज करा लिया हो और उसे लगता है कि नहीं ठीक होना, तो ओझा के पास चले जाता है। ये हमारा युवा है ना, ये बड़े सर्जन को त्याग कर ओझा खोज रहा है। तो कहीं से कुछ दिक्कत की बात है ना, क्विक रेमेडी, क्विक पिल रेमेडी खोजना दिक्कत की बात, ऑफ कोर्स में इससे बड़ी समस्या क्या बिल्कुल बिल्कुल। विकास? नहीं सर, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मतलब जैसा आप दोनों कह रहे हैं कि डिस्क्रेडिट तो नहीं करूंगा, मगर मैं भी नहीं कर रहा हूं। नहीं, मतलब ये ऐसे लोग अच्छे सोच वाले वेल मीनिंग लोग होंगे। नहीं, अब मैं भी राइटर लगा देता हूं। मैंने कहा कि इसमें जनसुराज वाले भी आए हैं, मैंने कहा आम आदमी पार्टी वाले भी आए हैं, इसका मतलब इसमें गंभीर लोग भी हैं। मैं ये भी कह रहा हूं, तो मैं भी डिस्क्रेडिट नहीं कर रहा हूं। इतना बड़ा रिस्क मैं नहीं ले सकता हूं। कॉकरोच साम्राज्य को 20.7 मिलियन हो गए। हाँ, तो पहले तो मैं ये आंकड़ा ही अपडेट करता हूँ कि ये 2 करोड़ से ऊपर चला गया है। ताली बजा दिया जाए। ठीक है, तो 2 करोड़। पैसा कितना आ रहा होगा सोचा जाए। केवल उसी का नहीं, पैसा नहीं देते, केवल उसी का नहीं, जितने लोग वाले पैसा नहीं देते, इस पर डिपेंड किया अगर वो उन्होंने नहीं, अब एक यही नहीं, वही नहीं, उसी का नहीं फॉलोअर बढ़ रहा है भाई साहब। जो लोग कॉकरोच के नाम से कुछ फर्जीवाड़ा जो कर रहे हैं, कल मैंने कॉकरोच के नाम पर एक रील बनाया था, इसी कॉकरोच के नाम पर एक रील बनाया था कि कॉकरोच रिपब्लिक में आपका स्वागत, ऐसा करके मैंने 1.5 मिनट का रील बनाया था। मिलियन में मेरा भी चला गया। अरे मैंने 5 कम से कम हैंडल देखे, कॉकरोच इज बैक। हाँ, कॉकरोच इज बैक। कितने लोग आखिर हैं? तो एक तो ओरिजिनल अकाउंट है जिसमें 2 करोड़ ले लें, एक कोई कॉकरोच सेवा पार्टी भी हो गई है, उसके भी 8 लाख हो गए हैं। कॉकरोच सेवा पार्टी, उसके भी 8 लाख हो गए हैं। खैर, मगर मैं ये कहता हूँ सर, अगर हम थोड़ा सा गंभीर उससे देखें तो बहुत जल्दी है इस बारे में बात करना, किसी भी पार्टी के बारे में। खासकर अगर आप कोई पॉलिटिकल नैरेटिव या पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो है वो आप चाहते हैं, उसके बारे में बहुत जल्दी है इस तरीके से बात करना। क्योंकि नाम बना देना एक मोमेंट, अभी मोमेंट है, ये मोमेंट में टाइम लगेगा इसके। अभी एक मोमेंट तो है, मोमेंट तो शेप लेने में ही बहुत लंबा वक्त लग जाता है, और ये तो खैर मोमेंट भी नहीं है अभी। तो नहीं, मोमेंट तो शायद कह सकते हैं 3-4 दिन से 4 दिन से चल रहा है एक तरीके से फेनोमेना। तो 1 हफ्ता हो गया है, क्योंकि पिछले शुक्रवार को टिप्पणी आई थी जस्टिस सूर्यकांत की, और अब तक तो एक शायद मोमेंट का तो है अभी इसमें एक क्या बोलेंगे, एक पुट एक तरीके का। लेकिन मूवमेंट बनेगा या नहीं, उसमें अभी लंबा टाइम हो, और वो मुझे लगता है कि वो हमें उसी टाइम देखना चाहिए कि किस तरीके से आएगा। और जैसे सर कह भी रहे थे कि अमेरिका से तो वो आने वाले हैं नहीं वापस, वो सारी चीज़ें हैं। पर यह है कि असाइलम आसान हो जाएगा सर इसके बाद। नहीं, उसका अभिजीत का एक बयान उसने वो किया, एक पोस्ट किया है, और बहुत सावधानी से पोस्ट किया है। जब कहा जा रहा है, कुछ लोगों ने उम्मीद पाल ली कि नेपाल की तरह हो जाएगा, जेनजी मूवमेंट हो जाएगा, तो उसने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ के युवा नेपाल की तरह नहीं है। बहुत सावधानी से, बहुत, इसलिए कि उसे पता है, उसको पता है कि गाली गलौज हो जाएगा। नहीं, केवल गाली। एक चीज इसमें ऐड करना है, और उस पर अगर आप लोग को कोई राय है तो मुझे आई वुड लाइक टू नो कि मोमेंट है नहीं है, क्या शेप लेगा, वो तो बात की बात है। लेकिन ये चीज़ बढ़ रही है, तो हम इसके ऊपर बात कर सकते हैं कि क्या ये
जैसे आज मैं शशि थरूर का वो इंटरव्यू एक्सप्रेस वाला देख रहा था, तो उन्होंने कहा कि ये फ्रस्ट्रेशन की निशानी तो है। अब कोई चीज़ अगर इतने बड़े पैमाने पर फ्रस्ट्रेशन है तो हम इसके पॉजिटिव साइंस देख सकते हैं। जो तमिलनाडु का रिजल्ट है, इसके पॉजिटिव साइन के तौर पर आप बंगाल के चुनाव के नतीजों को भी देख सकते हैं। लेकिन बंगाल के नतीजों को मैं यहाँ पर नहीं जानूँ, क्योंकि बंगाल के नतीजे में बहुत इफ बट जुड़ जाएगा, SIR तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए। इसके बावजूद इतने व्यापक पैमाने पर कोई फ्रस्ट्रेशन है, अगर कहीं लोगों के अंदर निराशा है, कुंठा है, गुस्सा है, तो वो चुनावी नतीजों में एकदम अपोजिट तरीके से रिफ्लेक्ट हो रही है। जैसे कि जो चुनाव पिछले आप 2 साल के देखें, 1-2 साल के दौरान अगर कोई कुंठा पनप रही है धीरे धीरे, या 24 के बाद देखें, जो नतीजे आ रहे हैं वो बहुत ही, जैसे बिहार के नतीजों को आप, जैसे हरियाणा के नतीजों को आप, जैसे आप महाराष्ट्र के नतीजों को, जैसे आप MP के नतीजों को, कम से कम ये वो जहां मैं ग्राउंड पर जाके समझने की कोशिश कर रहा हूं, अभी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन वहां जाकर एक सेंस मिल रहा था, जैसे MP में, कि इस बार इनका जाना तय है, इस बार एक मोटी मोटा हर आदमी के अंदर से है। जैसे हरियाणा में ये सब दिख रहा था। लेकिन इन सब जगहों पर सबसे बड़ी जीत बीजेपी ने, अब तक की सबसे बड़ी जीत 20 साल से है वहां पर, लेकिन सबसे बड़ी जीत अब मिली है। हरियाणा में 15 सालों में सबसे बड़ी जीत अब मिली, बिहार में सबसे बड़ी जीत अब मिली है, मध्य प्रदेश में, MP, महाराष्ट्र में सबसे बड़ी जीत अब मिली, वो भी 6 महीने के अंदर सब कुछ उल्टा पलटा कर दे। तो ये चीज़ नतीजों में, इलेक्शन के नतीजों में कहीं रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, कुंठा, फ्रस्ट्रेशन। तब मुझे लगता है कि कैसे हम, मतलब एकदम ही लोग चुनाव के समय दूसरे नज़रिए से देखती हैं, और घर में लेजी होके जब इंटरनेट को वो कर रहे हैं, सर्फ कर रहे हैं, तब एकदम अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब इसको कैसे आप वो करेंगे? मैं एक उदाहरण देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। जब दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था तो पूरे साल भर मैंने उसको रिपोर्ट किया, देखा, तो पश्चिमी यूपी और हरियाणा के किसान थे यहाँ पर, पश्चिमी यूपी के किसान थे गाजीपुर बॉर्डर पे, और मुझे लगता था कि पश्चिमी यूपी तो कम से कम ख़त्म ही हो जाएगा। चुनाव हुए, हाँ, एक तरफा क्लीन स्वीप हो गया। चुनाव हुए, काउंटिंग के दिन में वहाँ था, मुजफ्फरनगर एंड ऑल पूरा एरिया। तो हमने वहाँ पर, मुझे लोग फिर देख हंस रहे थे, मतलब कुछ लोग ऐसे करके। फिर मुझे बात समझ में आई कि देखो होता क्या है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ये बड़ा क्षणिक फ्रस्ट्रेशन कई बार मुझे लगता है। किसान जैसे जिस मुद्दे पर जिन किसानों ने साल भर तक सफ़र किया, बहुत गुस्सा था, लेकिन जब वोट करने जाते, अतुल, हमारे यहाँ इन चीज़ों पे वोटिंग होती ही नहीं है। और युवाओं के साथ क्या है, जो हम जब ये पहले हमने राइडर दिया आपको कि वोट करने जाएंगे, तो ये उसमें से मैंने कहा कि इसमें से कुछ जनसुराज वाले हैं, को आम आदमी पार्टी वाले हैं, और मैं ये भी बता रहा हूँ इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़े वाले, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े हुए लोग भी हैं, वो भी इसमें हैं, कुछ नया करने वाले, मतलब कुछ कर लेते हैं। तो ये एक साथ न वोट देने वाले हैं। ये फ्रस्ट्रेशन, जब तक फ्रस्ट्रेशन अकुमुलेट नहीं होगा, एक साथ नहीं जाएगा, तब तक कुछ बदलाव दिखेगा नहीं। तो ये समय समय पर अलग अलग मसलों पर ये इतना डिवाइड हुआ पड़ा है। आप एक चीज़ और देखेंगे, आंदोलन होता है इस देश में, किसान आंदोलन करते हैं तो टीचर्स कहते हैं कि वो खालिस्तानी हैं, टीचर्स का आंदोलन होता है तो इंजीनियर कहते हैं ये कामचोर हैं, SSC के बच्चे आंदोलन करते हैं तो इंजीनियर्स कहते हैं ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा करके। इसलिए कि यहाँ हर आदमी अपनी समस्या के अलावा बाकी को सबको डिस्क्रेडिट करने का जो फैशन चला है ना। हाँ, एक चीज़ और मुझे लगता है कि ये फ्रस्ट्रेशन तो है, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन कोई पॉलिटिकल बदलाव जैसी चीज़ों की अपेक्षा कम करता है, उसकी अपेक्षा थोड़ा फन, सुख, खुशी, क्षणिक मस्ती, जैसे मैं देखता हूँ सड़कों पर हर छोटी से छोटी चीज़ अब लड़कों के लिए एक उत्सव का, चलो डीजे बजा लो यार, डांस वही है, ये अपना निकाल दो सब कुछ, ये वही तो है। वो क्षणिक एक मस्ती कर लो, फन के लिए ज़्यादा हो जाता है कि यार बहुत टेंशन है लाइफ में, यहाँ पर जो कोई चीज़ मस्ती के लिए आई है, इसका मस्ती ले लो। ये पॉलिटिकल, इसमें कुछ अंडरटोन है, इसका कोई अंडरलाइनिंग है, वो समझने या वो करने से ज़्यादा, मतलब ये ज़्यादा बुद्धिजीवियों का काम है, उनको पढ़ने दो, करने दो, दिमाग लड़ाने दो। उन्होंने मौका देखा कि एक जगह है यार, यहाँ डूब के यहाँ पे मजे ले लिए, वहाँ अगले तो लेकिन मुझे लगता है कि इसमें एक पॉजिटिव, सकारात्मक चीज़ मैं देख पा रहा हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसा सोचना भी चाहिए, हम लोग सकारात्मक लोग हैं, कि हम जो देख रहे हैं, सरकार ने अगर ट्विटर को लिखा, एक्स को लिखा कि ये
राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इंस्टा को कहने वाली है, मतलब कि सरकार भी बेचैन होगी ना। तो सरकार अगर बेचैन होगी और सरकार को अगर लग रहा है कि देश के युवा इतने फ्रस्ट्रेट हैं, और अभी आपने नेपाल में देखा है, कुछ अंतर तो है नहीं, बॉर्डर तो एक ही है ना हमारा, तो अगर सरकार इस दिशा में काम करे कि हमारे युवाओं के अंदर अगर फ्रस्ट्रेशन इस लेवल का है, इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे कम करना है, कैसे एड्रेस करना है, उनकी समस्याओं को कैसे कम करना है, मुझे लगता है कि इस पर अगर सरकार ने काम कर दिया तो मुझे लगता है कि कॉकरोच ने अपना काम कर लिया। अच्छा, मुझे बहुत पॉइंटेड सवाल है आप दोनों से। नेपाल और भारत की स्थितियों की आपस में क्या हम तुलना कर सकते हैं जेनजी के नज़रिए से? भारत जैसा लेयर्ड, इतना बड़ा, इतना मतलब इतना डाइवर्सिफाइड देश, और एक नेपाल, मतलब दोनों चीज़ में कोई तुलना है? एकदम नहीं, कभी नहीं हो सकता। आपका जो प्रश्न है उसमें उत्तर निहित है। नेपाल बहुत छोटा देश है। भारत का जेनजी आप सोचिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक कहाँ एकत्र एकदम अलग है वो, मतलब वो एकदम अलग तरीके से नहीं। सोचा है। अतुल, अगर मैं 10 साल पहले की बात होती, आज जो हो रहा है ये 10 साल 12 साल 15 साल पहले होता तो मैं कहता कि हाँ हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। उसका उदाहरण मैं देता हूँ कि निर्भया कांड जब हुआ ना, तो निर्भया कांड में आंदोलन हुआ, दिल्ली में सब लोग सड़कों पे उतरे थे। उसके बाद कोई किसी मामले में एक साथ लोग नहीं खड़ा होते हैं, इसलिए कि जब कोई घटना घटती है तो सब आदमी अपनी आइडियोलॉजी, अपने पसंद के हिसाब से निकलता है। वो पहले उसमें ढूंढा जाता है, अच्छा इसके पीछे किसी का हाथ होगा क्या, इसे हमारी पार्टी, हमारे यही तो मैं कह रहा हूँ कि इतना बट गया, इतना बटा और इतना डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकता। जेनजी तो यही तो हम कह रहे हैं नहीं हो सकता भैया कि नेपाल तो हमारे लिए कोई मतलब कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन मैं क्या कह रहा था कि हम ये नहीं कहेंगे, हम इसलिए नहीं कहेंगे कि हम जैसे ही कहेंगे सरकार सुकून से बैठ जाएगी। मैं नहीं चाहता कि सरकार का काम है बैठे ना बैठे, इसमें हमारा हमको लगता है कि हमें कहना चाहिए कि सरकार इससे सीख ले, हमारे युवाओं के भीतर जो फ्रस्ट्रेशन है उन उसको एड्रेस करे, ताकि कुछ तो युवाओं का कल्याण हो। अच्छा, इस मामले में मेरा ये लगता है कि मतलब हम तो इतने छोटे लोग हैं कि हमारे कहने सोचने से सरकारों को बहुत फर्क भी नहीं पड़ता होगा कि क्या करे, सरकार को सलाह देने की बारी है। आप क्या बात करते हैं? अच्छा एक बात बताइए, ये फर्क नहीं पड़ता है सरकारों को, लेकिन देश की न्यायपालिका, दिल्ली हाईकोर्ट में एक वकील ने, एक आदमी ने कुछ बोल दिया जज साहब के खिलाफ, हाईकोर्ट के खिलाफ, और उसको 6 महीने की सजा हो गई। महाराज क्या बात करते हैं कि आप नहीं, आपके बोलने का असर नहीं पड़ता है? आप बोल के देखिए न्यायपालिका के खिलाफ, कल आपके घर पुलिस आ जाएगी। न्यायपालिका तो अलग चीज है। अच्छा दूसरा एक चीज और है, ये बताइए, आप कहते हैं कि कोई नहीं आता, नोएडा में कई पत्रकारों के घर पुलिस को जाते हुए मैंने देखा, रात में चली जाती है। फर्क पड़ता है, खूब फर्क पड़ता है। छोटे छोटे ट्वीट पर, एक छोटे छोटे ट्वीट पर एफआईआर दर्ज होते हुए आप डायरेक्ट, ये दोनों मुझे लगता है कि गलत तरीके से कन्वे हुआ। आप सरकार को क्या सलाह देंगे, सरकार को सलाह पे मेरी सलाह से क्या फर्क पड़ता है? उनके पास हजारों सलाहकार पड़े। सरकार को गाली दे दिया किसी पत्रकार ने, सरकार के किसी उस पे ऐसा उंगली उठा दिया कि वो बैड लाइट में दिख रहे हैं, उनके मुंह पे कालिख पुती दिखेगी, तो ऑफकोर्स उनको आपके घर ईडी सीबीआई और पुलिस और सब कुछ जाएगा। अब एक इसका जो बहुत थोड़ा सा वो गंभीर और ज़्यादा पहलू है, उस पर मैं बात करना चाह रहा था। सीजेआई का जो बयान है, मतलब मुझे लगता है कि सीजेआई ने जो कहा उस पर बहुत कायदे से, किसी भी बहुत स्वस्थ लोकतंत्र में और जहाँ पर एक बहुत फंक्शनल जो डेमोक्रेसी है उसमें जो रूलिंग पार्टी थी, रूलिंग न भी कहें, जो सत्ता में पार्टी है, जो इस समय सरकार को संचालित कर रही है पार्टी, उसके अगुआ की तरफ से, उसके टॉप की तरफ से, यहाँ पर मेरा मतलब है कि नरेंद्र मोदी की तरफ से खंडन आना चाहिए था, और इनका एक भर्त्सना या निंदा होनी चाहिए थी कि आपके लिए एक लाइन तय है और आप उस लाइन को क्रॉस ना करें। और ये बेहतर होता कि एक सामूहिक तौर पर आता। बड़ी जिम्मेदारी सरकार की थी, बाकी सब विपक्ष की थी कि मिस्टर सीजेआई, ये आपका डोमेन नहीं है, ये आपका डोमेन है भी, आप इस तरह के कमेंट नहीं पास कर सकते, आप इस तरह के बयान नहीं दे सकते कि आप पूरे देश की इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा जिस चीज़ को कहा जाता है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डिविडेंड है उसका यूथ, आप कह रहे हैं ये पैरासाइट है, कॉकरोच है, ये वो, आपने एक लाइन क्रॉस की है, तो अपनी हद में रहें। ये मैसेज जाना चाहिए था टॉप से, व्यक्तिगत रूप से। और वो वहाँ पर जाके हमारा पूरा लोकतंत्र अपना मकसद खो देता है, मुंह पे के बल गिर जाता है कि सरकार
को लगता है कि ये तो मेरा ही काम कर रहा है, और सर उनको लगता है कि मैं जिस मकसद से कुछ कह रहा हूँ सीजीआई, वो उनके किसी काम आ सकता है, या किसी मोटिव से उन्होंने वो बयान दिया, जो भी सोचा उन्होंने। लेकिन ये सारी चीज़ें मिलके अंततः नुकसान उस पूरे लोकतंत्र को पहुँचा रहे हैं, जिसको कायदे से और रोबस्ट होना चाहिए था। इसके हर पाए के बीच में बहुत साफ कट एक लाइन खिंची होनी चाहिए थी, और उस लाइन को धूमिल कर दिया इन लोगों ने, ना कुछ बोल के। आपने कहा कि सरकार की तरफ से इस तरह का कोई संदेश आना चाहिए था। आपको याद है कि एक सत्तारूढ़ पार्टी के एक सांसद ने कहा था कि देश के मुख्य न्यायाधीश देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति के लिए जिम्मेवार हैं। आप उस पार्टी से, उस सरकार से कह रहे हैं। दरअसल आप इस बात को ऐसे समझिए कि न्यायपालिका के खिलाफ जितना माहौल बनेगा, न्यायपालिका के बारे में आम जनता की धारणा जितनी खराब होगी, सत्तारूढ़ पार्टी के लिए उतना मुफीद है। जैसा मैंने कहा कि डिस्क्रेडिट किया गया था, वो डिस्क्रेडिट और जितना हो उतना बेहतर होगा। इसलिए कि मीडिया सवाल नहीं पूछती, न्यायपालिका कभी कभी पूछ लेती, अभी भी पूछ लेती है कई मसलों पे। तो जितना न्यायपालिका कमजोर होगी, जितना न्यायपालिका असहज होगी, इस तरह ऐसी स्थिति बनी न्यायपालिका के साथ, उतना सरकार के लिए ठीक है। सरकार क्यों ऐसा करने लगेगी? देखिए, सरकार सही बात है, क्यों करेगी आखिर। और सिर्फ इस वजह से ही नहीं, एक तो एकदम सही कह रहे हैं आप, इस वजह से भी कि मुख्य न्यायाधीश जिन लोगों को टारगेट कर रहे हैं उनको डिस्क्रेडिट होना भी सरकार के लिए आवश्यक है। सरकार चाहती है कि इस देश का युवा जो आक्रोशित है, जो पत्रकार है, जो खतरा बन सकता है, उसको इसी तरह से समय समय पर उन्होंने नाम क्या गिनाया? डिस्क्रेडिट हुआ जाए। उन्होंने नाम क्या गिनाया? पत्रकार, आंदोलनजीवी, पत्रकार, आंदोलनजीवी। आंदोलनजीवी आप शब्द सुनेंगे तो प्रधानमंत्री ने दिया था किसान आंदोलन के दौरान, आरटीआई एक्टिविस्ट। ये वही लोग हैं, इसलिए कि बाकी लोगों ने तो बोलना पूछना छोड़ दिया, ले दे के यही बोलने वाले हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सोशल मीडिया वाले हैं। ठीक बात। तो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। तो जब इनको वो बोल रहे हैं, सीजीआई अगर बोल रहे हैं, तो सरकार असहज क्यों होगी? सरकार के लिए तो ठीक है ये। ठीक बात। विकास, मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ कि सीजीआई ने अच्छा ही किया ये जो कह दिया, और इस तरीके के जितने भी लोग हैं जो भी कहना चाहते हैं, हाँ जो भी कहना चाहते हैं उनको खुल के कह देना चाहिए कम से कम। और इस तरीके का मेरे ख्याल से दबाव बनाना बंद कर देना चाहिए कि लोकतंत्र में आप ऐसे व्यवहार करें, वैसे व्यवहार करें। वो ज़्यादा बेहतर होगा कि जिसके अंदर का जो चरित्र है वो ठीक से हम एक बार देख भी पाएँ। एक चीज़ तो ये है, और दूसरा ये कि जिस मुद्दे पर उन्होंने बाद में सफाई दी कि मेरा मकसद ये नहीं था वहाँ, तो वो इशू था इस बारे में कि एक वकील साहब गए थे कि सर आपकी ही गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अरे तुम सिस्टम को ऐसे कैसे अटैक कर सकते हो। तो वो भी एक चीज़ दिखा रहा है कि कैसे जो है पहले ऊपर से आदेश दिया जाता है कि ये सिस्टम बनेगा, और फिर उसी सिस्टम को अगर कोई आपसे ये आगे कह रहा है कि आप ही का सिस्टम पालन नहीं हो रहा था, वो कह रहे हैं कि नहीं मैं ही सिस्टम हूँ, मेरा वचन ही मेरा शासन है, ऐसा टाइप कुछ चल रहा है मामला। वो कितना महत्वपूर्ण मामला था। दिल्ली हाईकोर्ट वाला सीनियर जो डेजिग्नेट होते हैं, हाईकोर्ट वाले जजेज मिलकर देते हैं, सुप्रीम कोर्ट वाले देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह के मामले में फैसला दिया, गाइडलाइन दिया कि उसका उसी का पालन किया जाए। लंबे समय से हाईकोर्ट ने सीनियर डेजिग्नेट नहीं किया था, उसका मामला था कि पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब वहाँ पर मसला वो था, जिस मसले को एड्रेस करना था उस मसले को एड्रेस नहीं करके कि भाई आपके गाइडलाइन का पालन अगर हाईकोर्ट नहीं कर रहा है तो आपको गुस्सा वहां निकालना है, आपको वहां कहना है कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है भाई कि आप हमारी बात नहीं मान रहे। लेकिन आपने याचिकाकर्ता पर ही सवाल खड़ा कर दिया। और एक बात इसमें आप लोगों ने मिस किया है, ध्यान नहीं दिया है कि उसमें याचिकाकर्ता के लिए उन्होंने लिखा कि आप सोशल मीडिया पर क्या लिखते हैं, आपने कभी ध्यान दिया है? मतलब समझ रहे हैं आप कि सोशल मीडिया पर अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो माय लॉर्ड्स पढ़ते हैं। पहले हमें लगता था कि नहीं पढ़ते। ये तो पिछले हफ्ते सर जो स्वर्ण कांता शर्मा जी ने पूरा फैसला ही सोशल मीडिया से पढ़ के दिया है। नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि DY चंद्रचूड़, जस्टिस चंद्रचूड़ जब सीजीआई थे तो एक बार चाय पर हम लोग मिले तो मैंने पूछ लिया कि सर इतना अपडेटेड हैं आप, सोशल मीडिया पे हैं क्या? नहीं, मैंने पूछा कि किस नाम से हैं, तो एकदम से वो थोड़ा नहीं मैं नहीं हूँ। हमने कहा इतना सब पता है कैसे? तो क्या नहीं, मुझे मेरे स्टाफ है सो ब्रीफ करते हैं। उस दिन मुझे बात समझ में आई जब इन्होंने खुद सीजीआई ने कहा कि ये सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया की प्रत्येक टिप्पणी को पढ़ते हैं, जानते हैं, और जब सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें आप पढ़ेंगे, बहुत सारी अच्छी और बुरी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो उसका असर जो होता है वो वो कई दूसरे दुनिया से आने वाले लोग तो हैं नहीं, इसी दुनिया के लोग हैं, उन पर असर पड़ता है। तो ये बात मैं तब से सावधान हो गया कि लिखो, सावधान होकर लिखो। ऊपर से आपने हेडलाइन पढ़ी थी गुलशन वाली, दिल्ली हाई कोर्ट वाली, उस पर आप लोगों ने चर्चा ही नहीं की। मुझे लगता है कि वो भी एक मसला है। गुलशन ने
न्यायपालिका की कुछ कमियों पर लिख दिया था दिल्ली हाई कोर्ट ने, 6 महीने की सज़ा सुना दी। मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात से कि भाई आपने उसे जेल भेज दिया, 6 महीने के लिए सज़ा सुना दिया। और क्यों भाई? इसलिए कि न्यायपालिका के खिलाफ बोला, न्यायपालिका तानाशाह की तरह व्यवहार कर रही है। फिर मुझे याद आया कि प्रशांत भूषण ने भी कुछ कहा था न्यायपालिका के बारे में, बड़ी गंभीर आरोप लगाए थे करप्शन के चार्जेस, और कोर्ट ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना। और कोर्ट ने मानने के बाद कोर्ट लगातार मनाती रही जजेज की माफ़ी मांग लो। प्रशांत ने कहा कि नहीं, माफ़ी नहीं मांगे, हमने जो कहा है सो सही किया। और फिर कोर्ट ने 1 रुपये का जुर्माना लगाया। और प्रशांत भूषण ने कैमरे के सामने वो भी नहीं दूंगा, नहीं दिया था। हाँ दिया था, उनको दिया था। सोली सोराबजी ने उनको ऐसा अच्छा, हाँ। आपको याद होगा वो तस्वीर। हमने कहा यार प्रशांत भूषण को 1 रुपया, उतनी बड़ी बात कही थी। और गुलशन पाहुजा को आपने 6 महीना हमने कहा 2000 रुपये भी। हमने फिर बात, हाँ 2000 रुपया। तो भारत का समाज भी तो हायरार्किकल समाज है ना, क्लास से बहुत सारी चीजें तय करता है किसको कितने। तो मुझे लगता है कि फिर बड़े लोगों के लिए बोलने के लिए ना, और इनको बोलने के लिए फिर आपको बड़ा होना पड़ेगा। अगर छोटे मोटे हैं तो फिर बड़ी सावधानी से बोलनी पड़ेगी, नहीं तो। मैं इसी बात पर जो ऑनलाइन प्रभाव और जो ज़मीनी प्रभाव, इस पर एक बात कहूँगा कि देखिए, एक है ऑनलाइन राजनीति, ऑनलाइन एक्टिविज़म, एक है ग्राउंड राजनीति, ग्राउंड एक्टिविज़म। ऑनलाइन का प्रभाव पड़ता है, दो राय नहीं है जो अपन बात कर रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन एक्टिविज़म का चुनावी राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ता है, ये शायद इसको हमें लेकर थोड़ा संशय में होने की ज़रूरत है। हम ये मान लेते हैं कि जो चीज़ ट्रेंड कर रही है ऑनलाइन, वह चुनावी राजनीति को भी प्रभावित कर जाएगी। इसको लेकर अभी स्टडीज़ आना बाकी हैं। इस परिप्रेक्ष्य में हम पूरे कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन को देख सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो मेरे हिसाब से दोनों चीज़ें चाहिए, मैं समझ पा रहा हूँ कि ग्राउंड पर भी अगर हो, आम आदमी पार्टी ग्राउंड पर, यही मैं कह रहा हूँ, तो ग्राउंड पर भी हो और फिर ऑनलाइन भी हो, तब तो बात बनती है। केवल ऑनलाइन है तो बात हवाई है। यही एग्जैक्टली मैं कह रहा हूँ, ऑनलाइन का प्रभाव है। ऑनलाइन से सरकार डर जाएगी, क्योंकि ऑनलाइन भी एक नैरेटिव बनाता है, और जो कि बहुत ही सशक्त नैरेटिव है, तो उसको रोकने के लिए भी सरकार काम करेगी, वो करती भी है। लेकिन उससे चुनाव में कितनी पलटी मारी जाएगी, इसको लेकर हमें बहुत अधिक आशान्वित नहीं होना चाहिए। ठीक बात। अच्छा, एक बड़ा जो सिनिसिज्म दिख रहा है वो कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जला हुआ फ्रिज का पानी भी फूक फूक के पी रहा है ऐसी बात है। तो ये जो सिनिसिज्म है बहुत बड़ा कि मतलब मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में देख रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि जन आंदोलनों से बड़ा लोगों का भरोसा टूटा भी है बड़े पैमाने पर। ये सिनिसिज्म भी उसी सोशल मीडिया पर दिख रहा है। मैं अतुल इसको ऐसे कहूँगा, जन आंदोलनों से नहीं, केवल उनसे नहीं, इतना वे जन आंदोलन जो कि ऑनलाइन जगत में पैदा होते हैं, उनसे थोड़ा सिनिसिज्म आया है। क्योंकि हम देख रहे हैं, ऐसा लगता है कि अगर गोदी मीडिया, मंडल अध्यक्ष कॉकरोच जनता पार्टी अतुल चौरसिया कि अगर गोदी मीडिया एक रेवेन्यू मॉडल है, तो हमने ये भी देखा है कि एंटी मोदी भी एक रेवेन्यू मॉडल है। हाँ, तो मैं बहुत ईमानदारी से कह सकता हूँ कि पिछले जो केवल यूट्यूब पे चलता है, 8-10 साल से मैं मेरी अपनी बिरादरी, जैसे आपने कहा ना बटे हुए हैं, मेरी अपनी बिरादरी के लोग, जिन्हें मैं कहूँगा कि दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ पॉलिटिक्स, जो इस तरफ हैं, जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, मुझे उनके काम को देखकर बहुत गहरा संशय होता है कि ये किस किस्म की पत्रकारिता है। वो तो हमने भी की है, ये आप कर क्या रहे हैं आखिर, और आपके भयानक किस्म से व्यूज आ रहे हैं। और आप वैसे लोगों की बात करते हैं जो महीने में 4 बार सरकार गिरा देते हैं। तो मैं सही तमाम लोग, तो मैं बता रहा हूँ, जो आपने कहा ना, जो सिनिसिज्म आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है कि जो ऑपोजिशन है, वह ऑनलाइन माध्यम में फंसकर अपनी साख खुद ही खोता जा रहा है। और ऑपोजिशन भले ही राजनीतिक ऑपोजिशन हो, या बौद्धिक विपक्ष हो, या फिर मीडिया के तौर पर विपक्ष हो, ये बहुत बड़ी त्रासदी है। और एक बात और इसमें मैं देख रहा हूँ, तो जो ये जनरेशन है ना, जैसे जेन जी कहते हैं, इस जनरेशन में सबको वे सब कुछ देखते हैं, इनका ऑब्जर्वेशन अलग ढंग का है। एक तो पेशेंस इनके पास कम है, तो ये कोई कुछ भी कह दे उसको उतना दिल से नहीं लगाएंगे जितना हमारी जनरेशन लगाती थी। ये थोड़ा सा इस पे मत जाइए कि ये कॉकरोच फॉलो करने लगे, कॉकरोच जनता पार्टी फॉलो करने लगे इसलिए फॉलो करें, नहीं, वो उतना दिल से नहीं लेंगे जितना आम आदमी पार्टी के समय जो मूवमेंट शुरू हुआ था और जिस तरह लोग दिल से लग करके शुरू हुए थे। उस समय में और आज के समय में थोड़ा अंतर है मुझे लगता है, और ये हमें
उसी ढंग से देखना चाहिए कि जिस ढंग से इंडिया अगेंस्ट करप्शन सफल हुआ, चाहे उस तरह से लोगों ने एकदम दिल से जुड़ गए थे। उस समय का युवा आप देखेंगे जंतर मंतर पे और रामलीला में कि उस समय के युवा एकदम से, हम लोग भी मीडिया में थे उस समय, 10 घंटे की नौकरी करते थे, 8 घंटे की, उसके बाद से 2 घंटे ताली बजाते थे। हाँ, सब एक्टिविस्ट थे उस समय। उस तरह का माहौल अभी ठीक नहीं है। एक चीज़ आखिर में, इससे पहले हम रिकमेंडेशन पे की बात करें, क्योंकि प्रभाकर के बातचीत से एक बात निकली कि वो जो जजेस हैं जो वो सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, और इससे मेरे दिमाग में एक सवाल है कि जजेस बेसिकली राय क्या है लोगों की। मुझे लगता है कि जजेस अगर सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं और देख रहे हैं, खतरे तो हैं उससे कि वो इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसका कोई फैसला, उसका कोई जजमेंट इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेकिन बहुत वेल इन्फॉर्म्ड भी उसके ज़रिए हो सकता है कि चीज़ें चल क्या रही हैं, हमारा समय किधर जा रहा है, चीज़ें किस गति से किस दिशा में बढ़ रही हैं। इन चीज़ों के नज़रिए से सोशल मीडिया को फॉलो करना और उससे अपडेट रहना एक जज के लिए सही भी हो सकता है। व्यक्तिगत तौर पर मेरी अभी कोई बहुत दृढ़ सॉलिड सोच नहीं बन पाई है इस मामले पर कि कैसे देखें, थोड़ा और इस पर सोचने विचारने की जरूरत है। लेकिन आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं कि जजों का सोशल मीडिया फॉलो करना या नहीं करना है इसमें? सेलेक्टिवली फॉलो करना या सेलेक्टिव चीज़ों को लेने में मुझे दिक्कत समझ में आती है। एक मामला था, मैं एग्जैक्ट याद नहीं पा रहा, जिसमें उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट से, जज साहब का वो था कि ये मुझे नहीं पता है, किसी स्टेटमेंट के बारे में था कि ये मुझे नहीं पता है। जहाँ पता होना चाहिए वो आपको नहीं पता रहता है, तो आप अपनी सुविधा से सोशल मीडिया से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, उसमें आप तत्काल कार्रवाई करेंगे, तत्काल रोक लगा देंगे, तत्काल सुनवाई के लिए तैयार हो जाते हैं। और कुछ मामले में आपके पास जब पिटिशनर आता भी है तो भी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं सुनेंगे, या हमारे पास जानकारी नहीं है, या पिटिशन नया बना के लेके आइए, चाहे हाई कोर्ट क्यों नहीं चले गए, तब मुझे डाउट होता है। ठीक है। अच्छा, पहले भी होता था ऐसा आशुतोष, अखबारों को पढ़ के सवेरे सवेरे और जज सुओ मोटो बहुत सारी चीज़ों पे एक्शन ले लेते थे, एकदम लेते थे हम। तो अब क्या दिक्कत है सोशल मीडिया से? यही मैं कहना चाह रहा था। मेरी अपनी कितनी खबरों पर मुझे गर्व होता था कि उसका सुओ मोटो नोटिस आ गया, फ्रंट पेज पे मैंने इन्वेस्टिगेशन, तो अच्छा लगता था हमें। तो जज अखबार पढ़ता है, उसी तरह से जज कई सारे किस्म के सोशल मीडिया हैंडल्स भी फॉलो करेंगे, कुछ चुपचाप छद्म नाम से करेंगे, कुछ घोषित रूप से करेंगे। उसमें मुझे ऐसा कोई दिक्कत या खतरा नजर नहीं आता है। ये उन्हें देखना ही चाहिए, देखना ही चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत वेल इन्फॉर्म्ड, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसी कौन सी चीज़ है सोशल मीडिया पे जो है ही है, वो पब्लिक डोमेन में है ही है, तो ऐसा क्या जान लेंगे जो? नहीं, दिक्कत होती है ना, दिक्कत होती है कि अगर आप पिटिशनर हैं या आप वकील हैं और आपने अपनी स्वतंत्र राय किसी मसले पर रखी और आप क्लाइंट के साथ जाते हैं, क्लाइंट के लिए पेश हो रहे हैं, और वहाँ पर जज साहब ने कहा कि अरे आप मुझे पता है, तो वहाँ पर मुझे वहाँ गाली दी थी उस मामले में, मुझे आप तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करते हैं, आपको तो जब ये बात आ जाए, ठीक बात, खतरे और उसके, तो वहाँ पर मुझे दिक्कत है। सर मुझे लगता है इसमें वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि जज साहब हो या ना हो, बट इसमें एक ही दिक्कत है कि जो सोशल मीडिया का पूरा एल्गोरिदम है वो कैसे काम करता है। जैसे हम कॉकरोच जनता पार्टी की या उन्हीं से अगर हम एग्जांपल लें तो 2 करोड़ हो गए हैं, वो कैसे हो गए हैं। तो मुझे जब हम बात कर रहे थे, वो शायद बीच में छूट गया, मैं ध्यान भी आया, तो मुझे घर से पहली बार फ़ोन आया कि तुमने कॉकरोच जनता पार्टी वाला फॉलो कर लिया। वो लोगों का लिटरली ज़ीरो इंटरेस्ट है राजनीति में, कोई आइडिया नहीं है कि क्या हो रहा है, बट वहाँ से पूछ रहे हैं कि तुमने फॉलो कर लिया, तुम्हें आइडिया है कि क्या चल रहा है। तो वहाँ मुझे लगता है कि दिक्कत है, क्योंकि एल्गोरिदम जिस तरीके से पकड़ता है और जिस तरीके से उसको पुश करता है, तो अगर जज साहब हैं या कोई भी प्रोफेशन में है इस तरीके के जिसमें और बाकी चीज़ें हैं, तो अगर वो फॉलो करेंगे और वो एल्गोरिदम के उस ट्रैप में फंस गए, तो तब मुझे लगता है कि ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। वो बाकी सब चीज़ें तो है ही है कि आदमी का अपनी चारित्रिक वो चीज़ें कैसी हैं कि वो आलोचना को कैसे लेते हैं, कैसे नहीं लेते हैं। इस दिक्कत को समझने के लिए बस यही लेटेस्ट इंसिडेंट है ना, काफ़ी है। जब उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस का जो बयान आया, कौन लोग जुडिशरी पर हमला कर रहे हैं, या जब एनसीईआरटी विवाद हुआ था, आपको याद होगा, जब वो उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी कोने में होंगे और न्यायपालिका, तो जो लोग न्यायपालिका की गरिमा के साथ खिलवाड़ करने वाले उनको वहाँ से हम खींच के लाएंगे। ये वही तो चीज़ें हैं। हाल के दिनों में सोशल मीडिया के इमरजेंस के बाद से लोग प्रत्येक फैसले के ऊपर लिखने लगे हैं, और कुछ भी लिखते हैं, अनाप शनाप कुछ भी लिखते हैं। आजकल सबको आज़ादी मिली है, कुछ भी लिखते हैं, तो कुछ भी लिखते हैं। तो पहले की चीज़ें जब थी तो लोग, कोई बोलता था, लिखने के लिए जगह नहीं थी, या चाहे कोई बहुत ध्यान नहीं देता था, तो उतनी बात नहीं आती थी। तो ये जो टिप्पणियाँ आ रही हैं, ये जो उस दिन जिस टिप्पणी पर ये बैकलैश हुआ है, वो टिप्पणी
इसी सोशल मीडिया को फॉलो करने का कि इसमें सर ये भी है ना कि जो आप फॉलो करते हैं फिर जिस तरीके की लैंग्वेज वोकैबुलरी आपके दिमाग में फीड हो जाती है, हाँ, उसी तरीके की फिर वो बाहर भी आती है। हाँ, विकास ने सीजीआई की आलोचना वाले एक कुछ लिखा है, उसे अगर गलती से सीजीआई ने पढ़ लिया तो पता चला कि जितनी सोशल मीडिया पर उस तरह की चीजें फेसबुक पर है वो सब उनके सामने आएंगे, तो रात में नींद नहीं आएगी, सुबह आएंगे तो उनको ऑब्जर्वेशन देना ही पड़ेगा कुछ। वो भी है। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो जिस खास तरीके के उससे इससे चीज़ें सोशल मीडिया के खास तरीके के एक नैरेटिव की चीज़ें मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे ही मेरी वोकैबुलरी भी डेवलप होगी। तो जब मैं बात करूँगा या मान लीजिए मुझे आपकी आलोचना करनी है, तो जो वो जज साहब ने कहा उस दिन, जस्टिस ने, उन्होंने कहा कि समाज में पहले से पैरासाइट मौजूद हैं, हम जानते हैं बेरोज़गार लोग कुछ मीडिया में चले जाते हैं, कुछ वकील बन जाते हैं, कुछ वो पूरा नैरेटिव जो है वो उस राइट विंग का नैरेटिव है। जो आप और हम अगर हम आराम से बात करें ऑफ रिकॉर्ड या आप अलग से हम बात भी करते हैं तो लोकल नैरेटिव वो वही है जो ज़मीन पे यही चलता है कि ये लोग जो है वो ठीक नहीं हैं, ये लोग समाज के लिए ठीक नहीं है। तो वो मुझे इसलिए उस बात से दिक्कत नहीं है कि वो जैसा लैंग्वेज वही थी, हाँ, कि जैसा वहाँ हो ना हो, उसी चीज़ से दिक्कत है कि वो आप एल्गोरिदम में फंस जाएंगे, फिर आपकी वोकैबुलरी भी वैसे डेवलप होगी, तो आपकी मंशा हो ना हो वो चीज़ें वहाँ से आएंगी। आम आदमी सोशल मीडिया से इतना प्रभावित हो जाए, बात समझ में आती है। माय लॉर्ड्स को सोशल मीडिया से उतना प्रभावित जज साहब को नहीं प्रभावित होना चाहिए, जज साहब का फैसला इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक बात है। तो इसके साथ ही हम आज की चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे, रिकमेंडेशन लेकिन पूरा करेंगे। और सबसे पहले मैं चाहूँगा कि विकास आपका रिकमेंडेशन लिया जाए। एक तो हमने सोशल मीडिया बात की, तो मुझे पहले भी रिकमेंड की थी, मुझे याद है सोशल डिलेमा करके नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री, वो बताती है कि कैसे पूरा इसका एल्गोरिदम और वो बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं। वो तो अभी मुझे ध्यान नहीं बात करता। एक इस हफ्ते सीरीज़ देखी, तो वो थोड़ा सा अलग तरीके की सीरीज़ आई है विमल खन्ना करके, वो मुझे लगता है वो ठीक रहेगी देखने के लिए। थोड़ा सा मैं जो रिकमेंडेशन है चर्चा को अलग दिशा में ले जाएगा। मैं इन दिनों उपन्यास पढ़ रहा हूँ। एक स्विस ऑथर हैं स्विट्ज़रलैंड के, उन्होंने जर्मन भाषा में लिखा है, लजार करके उपन्यास है। 22 बरस के लेखक हैं और इस उपन्यास का कई सारी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है दुनिया भर की, और भारत में हाल ही आया है, रिव्यू कॉपी आई थी, उसे पढ़ रहा था मैं। तो कहा जा रहा है कि 22 साल के व्यक्ति ने एक महान एक कृति रच डाली है। और हम जानते हैं कि उपन्यास एक जटिल विधा है, वो इतनी सरल नहीं है। और उन्होंने हंगरी का पिछले 101 बरस का बड़ा खूबसूरत सा इतिहास उस कहानी में उन्होंने लिखा है। और इस समय यूरोप में उनकी तुलना थॉमस मान से की जा रही है, और कहीं कहीं ये जो बड़े महान लेखक रहे, उपन्यासकार रहे हैं पिछली सदी के, उनसे इस 22 साल के युवक की तुलना की जा रही है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे पाठक, क्योंकि भारत में हाल ही आया है ये अंग्रेज़ी में उपन्यास उपलब्ध हुआ है, इसका अंग्रेज़ी अनुवाद, इसको पढ़ें। इसका नाम है लजार करके। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि कॉकरोच जनता पार्टी का सदस्य बनने समय सावधान रहिए और बहुत उम्मीद मत पालिए। ऑपोजिशन के लीडर्स के लिए मेरी सलाह है कि आप इनके भरोसे सियासत करने की कोशिश मत कीजिए। ज़मीन पर उतरिए, इसलिए कि कॉकरोच कहीं इधर उधर रहते हैं जहाँ पर नमी होती है, धूप में नहीं निकलते, जहाँ पर टेम्परेचर 44 डिग्री हो तो निकलते ही नहीं हैं। आपको निकलना पड़ेगा, और ये अपने आप में वेब सीरीज़ का प्लॉट है, इस पर कहानी बन रही होगी, बनेगी, लिखने वाले लिखना शुरू कर चुके हैं। तो मेरे तरफ से यही रिकमेंडेशन है। वैसे एक बात मैं जोड़ूंगा, कॉकरोच की बात हो रही है तो बच्चन साहब ने कॉकरोच पर, गाड़ी पर गजब का डायलॉग दिया है। 2 तरह का कीड़ा होता है, तो वो मेरे ख्याल से हम में ही है, गोंसाल्विस। तो मेरे ख्याल ये सीन देखने लायक, इसको देखा जाए। एक्चुअली ये भी रिकमेंड कर देंगे हम। हाँ बिल्कुल रिकमेंड होना चाहिए। अमिताभ बच्चन के कुछ एक बहुत यादगार जो सीन्स हैं उसमें एक ये भी है। तो उपन्यास ना पढ़िए इस बार, अगली बार आके बोल देंगे। अभी ये सीन देख लीजिए इस बार, ये मेरी रिकमेंडेशन है। नहीं उपन्यास तो हो गया, वो रिकमेंडेशन तो है ही है, अब वो तो कहीं नहीं जा सकती। नाम जब आ गया तो फिर कहाँ जाएगा। पहले ये गंदी नाली का कीड़ा, 2 तरह का कीड़ा। अच्छा, एक और बहुत यादगार सीन की बात है, मुझे एक और सीन याद आता, वो मुकद्दर का सिकंदर में है, नहीं अमर अकबर एंथनी में है। वो अमिताभ बच्चन का जो बहुत मेमोरेबल सीन्स में, जो मिरर के सामने अमिताभ बच्चन का सीन है दारू पी के, वो अमर अकबर एंथनी, जिसमें वो चोट लगी है, बैंडेड वगैरह लगा रहे हैं, वो भी पिट के आते हैं विनोद खन्ना से, जब माय नेम इज गोंसाल्विस के बाद। तो वो कुछ तो वास्तव में बहुत शानदार है। हालांकि अमिताभ बच्चन की बहुत सारी हिट फिल्मों में मुझे शराबी सबसे अच्छी लगती है डायलॉग के मामले में, है ना, गाने और सब कुछ अच्छा है उसमें। नथुलाल जैसी मुझे।
मेरा रिकमेंडेशन एक छोटा सा, जैसे आशुतोष ने एकदम दूसरी दिशा में एक उपन्यास का जिक्र किया, मैं भी एक पुराना एक हिंदी का छोटा सा क्लासिक कहानी कही जाती है। एक्चुअली मैं बात कर रहा था, बात करते करते तो आशुतोष को, बात करने से पहले हृदय से बात हो रही थी, तो हृदय आशुतोष को गालिब के नाम से याद करता है। गालिब, तो गालिब के नाम पर मुझे याद आया गुलफाम, मारे गए गुलफाम पड़ेश्वर नाथ रेणु की एक कहानी है बहुत ज़बरदस्त, और उस पर एक फिल्म बनी तीसरी कसम, तो मैं वो अचानक से देख रहा था पिछले हफ्ते में, तो उसको देखें, चाहे पढ़ें मारे गए गुलफाम या तीसरी कसम। और इसके साथ हम आज की इस चर्चा को यहाँ पर रोकेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए आशुतोष, प्रभाकर और विकास, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको उन मीडिया संस्थानों को समर्थन देना होगा जो सरकारी विज्ञापनों पर निर्भर नहीं है। न्यूज लॉन्ड्री ऐसा ही मीडिया प्लेटफॉर्म है। हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करने के लिए newslaundry.com/subscription पर जाएं और अपने मन मुताबिक राशि चुनें। न्यूज लॉन्ड्री को सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद हैं खबरें।